वो खतरनाक है। बेशक एंसली ने अपने गुरु की बात पर विश्वास किया और गॉडफादर की सलाह पर तुरंत अमल किया। इस मामले में गॉडफादर की उपयोगिता पहले ही जेव से कहीं अधिक साबित हो चुकी है, जो कि एंसली की सहायता के लिए बनाया गया आधिकारिक सिस्टम था। जेव केवल अपने चेहरे पर व्यंग्यात्मक मुस्कान लिए गॉडफादर को देख सका। धिक्कार है तुम पर, तुम इस छोटे लड़के का इतना पक्ष लेते हो, है ना? मैंने तुम्हें कभी किसी को सिखाने और मदद करने के लिए इतना उत्सुक नहीं देखा। दुर्भाग्य से वो ये भी जानता था कि गॉडफादर ने एंसली के लिए सही काम किया था। इसलिए बेचारा नन्हा सा भूत कभी कभार ही गॉडफादर को परेशान कर पाता था या एंसली की छोटी मोटी समस्याओं में मदद करता था। उस दिन एंसली ने टन भर खजाना लूटा और 70वीं मंजिल तक पहुंच गया। उसने पूरे 20 फ्लोर एक ही बार में साफ कर दिए। आखिरकार वो प्रत्येक मंजिल पर अधिकतम 10 जुआरियों के खिलाफ ही उतरी थी और उसने कम से कम समय में आसानी से जीत हासिल कर ली। उसने कानूनी रूप से लूटी गई संपत्तियों के अलावा कई ऐसी चीजें भी प्राप्त की जिनसे उसे अपने ऊर्जा केंद्र को एक बार फिर से विस्तारित करने में मदद मिली। इस बार तो उसका ऊर्जा केंद्र लगभग टेनिस बॉल जितना बड़ा हो गया। इसके साथ ही उसकी भाग्य क्षमता की सीमा 10 हो गई, जो पिछली सीमा से दोगुनी है। आज की लूटपाट से सेलेनो, जेवोन, इलियाना और अन्य 5 कलियों को भी फायदा हुआ। जैक, जो इकलौता बाहरी व्यक्ति था, उसे भी पालतू जानवर के रूप में धातु के गुणों वाला एक प्यारा सा छोटा उत्परिवर्ती रैप्टर मिला और इस तरह उसे भी फायदा हुआ। एंसली द्वारा गैर राक्षस प्रशिक्षकों को भी राक्षस से वश में करने की क्षमता की खबर पूरे कैसीनो में आग की तरह फैल गई। बच्चे के प्रदर्शन का चौंकाने वाला वीडियो सामने आने के बाद इंटरनेट पर भी हलचल मच गई। हालांकि कैसीनो के उन खिलाड़ियों के विपरीत जो पहले से ही एंसली पर विश्वास करते थे, क्योंकि उनकी प्रतिष्ठा एक अजय जुआरी के रूप में थी, इंटरनेट पर लोग दो गुटों में बंट गए। पहले समूह ने वीडियो की प्रामाणिकता पर विश्वास किया और चमत्कारिक बच्चे के बारे में पूछताछ शुरू कर दी। दूसरे पक्ष ने वीडियो की प्रामाणिकता पर बहस और संदेह जताया, जिससे फोरम और कमेंट सेक्शन में तीखी बहस छिड़ गई। एंसली जल्द ही वास्तविक जीवन और इंटरनेट दोनों जगह चर्चा का विषय बन गई। कुछ दुष्ट लोगों ने तो बच्ची का अपहरण करने की योजना भी बना ली, लेकिन ऐसा करने से पहले उन्हें बच्ची के बारे में और अधिक जानकारी हासिल करनी थी। दुर्भाग्यवश जैक, इवान और फिनले एंसली के गुप्त रक्षक थे। इन तीनों प्रभावशाली लोगों ने एंसली की असली पहचान को छिपाने के लिए हर संभव प्रयास किया। उन्होंने एंसली को और भी ताकतवर अपहरणकर्ताओं या अन्य संगठनों से बचाने के लिए और भी अधिक गुप्त सुरक्षाकर्मी भेजे। जब वे छोटी मालकिन को अंधेरे से बचा रहे थे, उसी दौरान तीनों बड़े अधिकारी एक जगह इकट्ठा हो गए, ठीक उसी समय जब नन्ही बच्ची अपने होटल में गहरी नींद में सो रही थी। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि उस बच्ची में इतनी अद्भुत क्षमता है। अगर वह राक्षसों को वश में कर सकती है, तो वह अपने परिवार को ढेर सारे राक्षसों से लैस कर सकती है। स्लोन परिवार के उत्थान की कल्पना करते हुए इवान ने अपना सिर हिलाया। अगर उसका अनुमान सही था, तो जल्द ही स्लोन परिवार एक बार फिर शीर्ष पर पहुंच जाएगा। और यह सब सिर्फ इसलिए क्योंकि एक बच्चा उनका नेतृत्व कर रहा है। मुझे भी हैरानी हो रही है। इस प्यारे से बच्चे को देखो। जैक ने इवान को सिर हिलाकर सहमति दी और लापरवाही से उस शिकारी पक्षी के बच्चे को उठा लिया जिसे उसने एंसली से लिया था। इस आदमी के साथ अनुबंध करने के बाद यह इतना आज्ञाकारी हो गया कि मुझे डर लग गया। आखिर उस बच्चे ने इस शावक के साथ क्या किया था? जैक ने शिकारी पक्षी के बच्चे को अपनी गोद में रख लिया और उसे वहीं लेटे रहने दिया। शिकारी पक्षी ने जैक के प्रति कोई शत्रुतापूर्ण व्यवहार नहीं दिखाया, लेकिन उसने फिनले और इवान को तीखी निगाहों से देखा। ये तो वाकई बहुत बढ़िया है। उसके जैसी किसी को पाना वाकई हमारी खुशनसीबी है। मैं कल्पना भी नहीं कर सकता कि बड़ी होकर वो कितनी शानदार बनेगी। इवान ने उस शिकारी पक्षी को देखा और एक बार फिर आश्चर्यचकित रह गया। एंसली ने सचमुच उस शिकारी पक्षी को वश में कर लिया था और उसे किसी दूसरे के आदेश का पालन करने लायक बना दिया था। उसने आखिर किया क्या था? उसकी राक्षस को वश में करने की क्षमता तो वाकई अनोखी होनी चाहिए। इवान और जैक दोनों को नहीं पता था कि एंसली ने शिकारी पक्षी को कैसे वश में किया, लेकिन फिनले को पता था। वो लड़का इवान के बगल में पैर मोड़कर बैठा था। उसके गोरे चेहरे पर मुस्कान थी। ही तुमने कर दिखाया एन। तुम्हारी आकर्षण शक्ति इतनी प्रबल है कि यह अन्य प्रजातियों को भी प्रभावित कर सकती है और ऐसे काम भी करवा सकती है। देखते ही देखते आप निर्जीव वस्तुओं को भी मोहित कर सकते हैं, है ना? फिनले अपने आदमियों से मिली रिपोर्ट को पढ़ते हुए मन ही मन एंसली की प्रशंसा कर रहा था। उसे आश्चर्य हुआ जब उसने देखा कि उसके आदमियों ने एंसली की अरेथा बहनों से मुलाकात के बारे में रिपोर्ट दी थी। पहली बार जेवियर होटल में, दूसरी बार गली में, तीसरी बार जुआघर में। वे बार-बार एक दूसरे से टकरा रहे थे और ऐसा लग रहा था कि उनके बीच संबंध अच्छे नहीं थे। ये रिपोर्ट देखकर फिनले ने आंखें सिकोड़ी। अरेथा भाई बहन ही हैं। वे पहले की तरह ही बेहद घमंडी हैं। हालांकि इतनी जल्दी एन से उनकी मुलाकात हो जाना, पता नहीं यह अच्छा है या नहीं। फिनले ने अपने घुटनों को थपथपाया। उसे अरेथा भाई बहनों और एंसली की मुलाकात पर थोड़ा संदेह हो रहा था। जहां तक उसे पता था, वे भाई बहन इतनी आसानी से बात को टाल नहीं देंगे। मैं उन भाई बहनों पर नजर रखूंगा। संयोगवश जब फिनले को अरेथा भाई बहनों पर संदेह हो रहा था, उसी समय वे तीनों अपने होटल में इकट्ठा हो रहे थे, जो निश्चित रूप से जेवियर होटल नहीं था। दूसरे भाई, अगर तुम्हारी बात सही है, तो मुझे लगता है कि हमें पिताजी को बता देना चाहिए और इस खतरे को जड़ से खत्म करने के लिए तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। ब्लेयर सोफे पर बैठी अपने दोनों भाइयों को आंखों में चमक लिए देख रही थी। जब उसने लेल से यह खबर सुनी, तो उसे अचानक वैलेरी का अजीब व्यवहार याद आ गया और वह दोनों मामलों को एक साथ जोड़ने से खुद को रोक नहीं पाई। उसका निष्कर्ष ये था कि एंसली, वो कमीनी, राक्षसों और जानवरों को मोहित करने की स्वाभाविक क्षमता रखती है। वो खतरनाक है। हम उसे जिंदा नहीं रहने दे सकते। चलो पिताजी से कहते हैं कि वे जल्द से जल्द स्लोन परिवार पर हमला करें। 0206 5:25 PM अध्याय 297। कितना दयनीय। ब्लेयर का सुझाव सुनकर दोनों भाई मना नहीं कर पाए और तुरंत सहमत हो गए। मैं भी यही सोचता हूँ, ब्लेयर। लेल ने अपना फोन देखा और टाइप करना शुरू कर दिया। लड़के ने अपने पिता को एक संदेश भेजा, जिसमें उसने राजधानी में हुई घटनाओं और स्लोन परिवार पर हमला करने के कारणों के बारे में बताया। महज 5 मिनट में लेल के पिता ने संदेश का जवाब दिया। माइकल, सचमुच, क्या ऐसी कोई बच्ची सच में मौजूद है? अगर वो हमारे परिवार के लिए खतरा है, तो पिताजी हमारे सहयोगी परिवारों को उस पर हमला करने के लिए भेजेंगे। लेल, हम पिताजी, कम से कम एक उच्च पदस्थ परिवार और कुछ मध्यम पदस्थ परिवार भेजिए। स्लोन परिवार के पास 3 पवित्र जानवर हैं और उस कमीनी ने उनमें से एक को वश में कर लिया है। हमें सावधान रहना होगा। माइकल, ठीक है, जैसा उचित हो वैसा करो। इतने कमजोर परिवार को कुचलना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उस बच्ची को मत मारो। शायद हम उसे अपने परिवार के फायदे के लिए गुलाम बना लें। माइकल ने बिना किसी आधार के एक पतनशील परिवार पर हमला करने के बारे में ज्यादा नहीं सोचा। उसके लिए ये बस अपने बच्चों को, खासकर अपनी प्रिय बेटी ब्लेयर को खुश करने का एक तरीका था। चूंकि ब्लेयर भी स्लोन परिवार पर हमला करना चाहती थी, इसलिए माइकल ने तुरंत सहमति दे दी। माइकल, मैं कुछ दिनों में स्लोन परिवार के मुख्य इलाके पर हमला करने के लिए सेना की व्यवस्था कर दूंगा। क्या हाल है? लेल, अच्छा पिताजी, हम बिलियोस कैसीनो की नीलामी में शामिल होने के लिए 2 दिन और राजधानी में रुकेंगे। मुझे उम्मीद है कि तब तक स्लोन परिवार जा चुका होगा। माइकल, हाँ, ये तो तुम पर निर्भर करता है, बेटे। मैं दूसरे कामों में व्यस्त हूँ। मैं तुम्हारे बड़े भाई को आक्रमण की योजना बनाने दूंगा, लेकिन मुझे यकीन है कि वो भी आक्रमणकारी सेना में शामिल नहीं होगा।
लैल, कोई बात नहीं पिताजी, बस बड़े भाई के अनुबंधित पवित्र पशु पेगासस को भेज दीजिए ताकि वह स्लोन परिवार के पालतू पवित्र पशु से मुकाबला कर सके। माइकल, हम अच्छा विचार है। वैसे भी वलन वो पेगासस उब रहा है, युद्ध में जाने से शायद उसकी ऊब दूर हो जाए। लैल, हाँ धन्यवाद पापा। ब्लेयर ने कहा कि वह आपको सबसे ज्यादा प्यार करती है। माइकल, हाँ हाँ, उससे कहो कि मुझे जल्द से जल्द कॉल करे। अलविदा। लैल ने चैट बंद की और अपने दोनों भाई बहनों की ओर देखा जो आशा भरी निगाहों से उसकी ओर देख रहे थे। कैसा रहा? क्या पिताजी मान गए? असाइल जैसे आग पर बैठा हो, वो उछल पड़ा और लैल का हाथ पकड़कर उसे जोर से हिलाने लगा। हाँ हाँ, क्या पापा मान गए होंगे, है ना? आखिर पापा ही तो सबसे अच्छे हैं। ब्लेयर भी लैल के पास गई और शर्माते हुए लड़के की आस्तीन खींची। जिस तरह से उसने अपने दत्तक पिता को संबोधित किया, वो उस व्यक्ति के लिए काफी आत्मीय था जिसने अरेथा परिवार की रक्तरेखा को भी विरासत में प्राप्त नहीं किया था। लैल ने दोनों बच्चों की ओर देखा और सिर हिलाया। कोई चिंता नहीं, पापा मान गए हैं, हमें बस आराम से बैठकर शो का आनंद लेना चाहिए। उस छोटे लड़के ने अपने होंठ सिकोड़े, जिससे उसके चेहरे पर एक रहस्यमयी डरावनी मुस्कान आ गई। लेकिन उसके भाई बहनों को उस संदिग्ध मुस्कान को देखकर उल्टी आने जैसा कुछ महसूस नहीं हुआ। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और उछल पड़े। हाँ, ये बहुत अच्छा है। हम क्या पापा वेलन को भी भेजेंगे? आखिर उस नन्हे बच्चे का भी तो एक पवित्र जानवर है। ब्लेयर ने तुरंत लैल से पूछा। उसे डर था कि कहीं उनके परिवार ने स्लोन परिवार को कम ना आंका हो। अगर ऐसा हुआ भी तो वे स्लोन परिवार को पूरी तरह से नष्ट नहीं कर पाएंगे। हाँ, पिताजी ने कहा कि वो वेलन को एक उच्च पदस्थ परिवार और कम से कम 5 मध्यम स्तर के परिवारों की सेनाओं के साथ मिलकर स्लोन परिवार पर हमला करने देंगे। 13 वर्षीय लड़के ने अपने गोल चश्मे को ठीक किया और नाक से आवाज निकाली। कम से कम 500 क्षमता उपयोगकर्ता होंगे और उनमें से कई एकाधिक क्षमताओं का उपयोग करने वाले होंगे। पतनशील स्लोन परिवार के पास युद्ध के लिए केवल 200 से 300 सैनिक ही तैयार होंगे। आखिरकार अन्य बलों को मुख्य क्षेत्र के आसपास कई अन्य छोटे-छोटे क्षेत्रों में विभाजित किया जाना चाहिए। उच्च और मध्यम श्रेणी के परिवारों को केवल 50-100 लोग भेजने की आवश्यकता है और वे कमजोर स्लोन परिवार के खिलाफ आसानी से युद्ध जीत सकते हैं। एक मध्यम श्रेणी के माफिया परिवार के पास कम से कम 500 लोग युद्ध के लिए तैयार होने चाहिए। लेकिन स्लोन परिवार के पास मध्यम श्रेणी का माफिया परिवार होने के बावजूद केवल 200-300 लोग ही थे। कितना दयनीय। लैल की बातें सुनकर ब्लेयर ने मन ही मन राहत की सांस ली। यह अच्छी बात है। हम स्लोन परिवार को कम नहीं आंक सकते, भले ही वे कमजोर हूँ। मैंने सुना है कि उनके पास अभी भी 7 महान बुजुर्ग और 9 सेनापति हैं। अरे, ये तो आसान है। बेअसर करने की क्षमता वाले कई क्षमता उपयोगकर्ताओं को भेज दो और हमारा काम हो जाएगा। हम वायुसेना भी भेज सकते हैं और वे लोग भाग भी नहीं सकते। क्षेत्रीय युद्ध में शामिल होने का अनुभव रखने वाली लाइल छोटे पैमाने के युद्ध के बारे में अच्छी तरह जानती थी। इस तरह के युद्ध को जीतने के लिए एक अच्छी वायुसेना आवश्यक थी, लेकिन स्लोन परिवार की वायुसेना कमजोर पड़ गई। लैल के अनुसार वायुसेना लड़ाकू विमान या बम्बर शक नहीं थे, बल्कि हवाई दानव और राक्षस जैसे थे। आखिरकार माफिया परिवार द्वारा बनाई गई वायुसेना रोधी दीवार के सामने केवल राक्षस और दरिंदे ही उसे भेज सकते थे। स्लोन परिवार भले ही कीचड़ में गिर गया हो, लेकिन वे इतने मूर्ख नहीं है कि अपनी वायुसेना रोधी दीवार को निष्क्रिय कर दें। अगर उन्होंने ऐसा किया होता तो एक छोटा सा बम उनके पूरे इलाके को तबाह कर देता। जब ब्लेयर ने लैल की व्याख्या सुनी तो वो उत्साह से सिर हिलाए बिना नहीं रह सकी। बहुत बढ़िया, अब हमें 2 दिन बाद 100वीं मंजिल पर होने वाली नीलामी का इंतजार करना चाहिए। बिलियोस कैसीनो की साप्ताहिक नीलामी का जिक्र करते हुए ब्लेयर के चेहरे पर एक स्वप्निल भाव था। आखिरकार उसने सुना था कि इस बार वे एक बौने की नीलामी करेंगे। बिलियोस परिवार का बौनों के साथ घनिष्ठ संबंध था, इसलिए ये थोड़ा अजीब है कि वे उनमें से एक को गुलाम के रूप में नीलाम करेंगे। तो फिर यह बौना एक विशेष प्राणी होना चाहिए। लैल और असाइल भी नीलामी में शामिल होने के लिए उत्साहित थे। वे न केवल कुछ अनोखी वस्तुएं खरीद सकते थे, बल्कि नीलामी एक ऐसा स्थान भी था जहां प्रतिष्ठा और संपर्क मायने रखते थे। दूसरे शब्दों में कहें तो वे ऊपर के वीवीआईपी कमरों का इस्तेमाल करते हुए दूसरों की ईर्ष्या भरी निगाहों का आनंद ले सकते थे। और इसी तरह राजधानी में चौथा दिन बीत गया, 5वां दिन आ गया। अब समय आ गया है कि हम और अधिक खजाने इकट्ठा करके 100वीं मंजिल तक पहुंचे। 0206 5:25 PM अध्याय 298 मिशन सफल। राजधानी में 5वें दिन की शुरुआत से कुछ घंटे पहले की बात है। अरेथा बहनें मनोरंजन के रूप में पूरी रात स्लोन परिवार को नष्ट करने के बारे में बात करती रहीं। हालांकि उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि एक खास लड़के द्वारा भेजे गए कई लोग अंधेरे में उनकी बातें सुन रहे थे। ये बहुत बुरा है। अरेथा के बदमाश स्लोन परिवार पर हमला करना चाहते हैं। हमें युवा मालिक को बताना होगा। अरेथा भाई बहनों पर नजर रखने के लिए भेजे गए लोगों में से एक ने तुरंत अपने सहयोगियों को इस बारे में बता दिया। जल्दी करो, छोटे मालिक को सूचित करो। बिना देर किए उन्होंने अपने फोन निकाले और फिनले को तुरंत बताने ही वाले थे कि अचानक स्विश, तेज हवा चली और परछाई की दूसरी ओर से 4 आकृतियां प्रकट हुई। चांदनी में उनके चांदी जैसे बाल ऐसे चमक रहे थे मानो कोई चाकू मेमनों को काटने के लिए तैयार हो। इन्हें मार डालो। चांदी जैसे बालों वाले 4 लोगों में से एक ने अपने साथियों से बुदबुदाते हुए कहा। पलक झपकते ही, इससे पहले कि फिनले के आदमी कोई संदेश भेज पाते, चांदी जैसे बालों वाले ये लोग अचानक प्रकट हुए और उनके पीछे आ गए। चांद जैसे कदम, एक कदम में ही कई मीटर की दूरी तय हो जाती थी। फिनले के आदमियों ने तब तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी थी जब चारों लोगों ने अपने मुंह पर कपड़ा ठूंस लिया था। विस्मयादिबोधक चिन्ह। हम। फिनले के लोगों की आंखें दहशत से चौड़ी हो गईं। वे एक भी आवाज नहीं निकाल पाए और इन चारों लोगों ने पलक झपकते ही उनका गला काट दिया। छप छप, खून बालकनी में फैल गया और काले कपड़े पहने पुरुषों के शरीर एक हल्की सी आवाज के साथ फर्श पर गिर गए। ब्रुग, काले कपड़ों में लिपटे उन आदमियों ने दुनिया को अचंभित कर दिया। उनके चेहरों पर सदमा और अविश्वास साफ झलक रहा था, फिर भी किसी ने परवाह नहीं की। इन्हें साफ कर दो, युवा कलाकारों और युवती को इसके बारे में पता न चलने दो। सफेद बालों वाले लोगों के नेता ने ठंडी निगाहों से लाशों को देखा। वह धीरे से मुड़ा और परछाई में गायब हो गया, पीछे कोई निशान नहीं छोड़ा। चांदनी में केवल उसकी पीठ ही झिलमिला रही थी, जिस पर पेगासस के अनोखे पंख और यूनिकॉर्न के मुड़े हुए सींग का प्रतीक धुंधला सा दिखाई दे रहा था। यह अरेथा परिवार के वर्तमान संरक्षकों का प्रतीक है। मूनलाइट शैडोज, रोजर, नेता, बाकी 3 सफेद बालों वाले लोगों ने अपने बॉस की जाती हुई पीठ को देखा और तुरंत काले कपड़े पहने हुए आदमियों के बेजान शरीरों को घसीट कर ले गए। उन 3 लोगों में से एक, संभवतः एक महिला, ने इन पुरुषों का फोन और अन्य सभी संचार उपकरण ले लिए और फिर उन्हें नष्ट कर दिया। पूर्णिमा के चांद की तरह ठंडी आंखों से उस महिला ने अपने हाथ हिलाए। कोई भी हमारे युवा स्वामी और युवती की इच्छाओं में बाधा नहीं डालेगा। उसने अपने लंबे बालों को अपनी काली हुडी के नीचे समेटा और जल्द ही बिना शोर मचाए बालकनी से निकल गई। अन्य 2 लोग भी अपने साथियों के पीछे पीछे शवों को लेकर चल पड़े। उनके जाने के बाद बालकनी अपनी मूल स्थिति में लौट आई। खून का धब्बा गायब हो गया था और वहां एक भी पदचिह्न नहीं मिल रहा था। उस रात क्या हुआ ये किसी को नहीं पता था, फिनले को भी नहीं, कम से कम अगले दिन तक तो नहीं। राजधानी में 5वां दिन। एंस्ली सुबह सुबह कैसीनो गई। बच्ची ने 90वीं मंजिल तक चढ़ने का पक्का इरादा कर लिया था ताकि वह एक बार फिर पूरे कैसीनो में अपना नाम फैला सके। एंस्ली इतनी लोकप्रिय हो चुकी थी कि कैसीनो के अंदर हर जगह उसकी तस्वीरें लगी हुई थी। इंटरनेट पर भी उसकी राक्षस को वश में करने की अनोखी क्षमता की खूब चर्चा हो रही थी।
अब तक बिलियोस कैसीनो के नए जुआरियों ने भी गॉडफादर का नाम सुन लिया था, क्योंकि उसने 1000 बार जुआ खेला था और इस पल तक एक बार भी नहीं हारी थी। वो सचमुच अपने अजय देवी की बच्ची के खिताब पर खरी उतरी। यहाँ तक कि गॉडफादर का जुए का रिकॉर्ड भी गॉडफादर के रिकॉर्ड के सामने फीका पड़ गया। वो नन्हा बच्चा अभी भी 80वीं मंजिल पर खेल रहा है। जल्दी करो, वहां जाओ, चमत्कारिक मादा शिकारी चिड़िया भी वहीं है। सच में धिक्कार है। चलो फिर अपनी किस्मत आजमाते हैं, लेकिन मुझे यकीन नहीं है कि हम उस अजय बच्चे के खिलाफ जीत पाएंगे। कोई बात नहीं, अगर हमारा चयन हो जाता है तो हमारे पास उसके साथ अच्छे संबंध बनाने का मौका है। मैंने सुना है कि वो गैर राक्षस प्रशिक्षकों को भी जंगली राक्षसों को अनुबंधित करने के लिए मना सकती है। अरे यार, अब तो हम किस बात का इंतजार कर रहे हैं? चलो चलो। जब भी एंस्ली किसी खास मंजिल पर कदम रखता था तो जुआरी तुरंत उस मंजिल के जुआघर की ओर दौड़ पड़ते थे। वो हॉल हमेशा धनी जुआरियों से खचाखच भरा रहता था, जो उस चमत्कारिक बच्चे को देखने की कोशिश करते थे। बच्चे का नाम माफिया समाज के 7 महान परिवारों और 7 पवित्र परिवारों तक भी फैल गया। विडंबना यह है कि 7 पवित्र परिवारों ने भी उसे अपने परिवार में शामिल करने के लिए लुभाने की कोशिश की, ये जाने बिना कि वो पतनशील 7 पवित्र परिवारों स्लोन परिवार से है। वो तो परिवार की मुखिया भी है। 5वां दिन सुचारू रूप से बीता और एंस्ली ने कई अच्छे खजाने भी लूट लिए। अब तक सेलिनो और भी अधिक मजबूत हो चुका था और उसने कई नए कौशल भी प्राप्त कर लिए थे। एक तूफान, एक लंबी गर्जना के साथ फेनरा एक विशाल क्षेत्र में तूफान उत्पन्न कर सकता था, जो युद्ध के लिए उपयुक्त था। हवा की सरसराहट, हवा की मदद से वह मीलों दूर से भी लोगों या जानवरों की गंध पहचान सकता था और उनकी आवाज सुन सकता था। अपनी इस क्षमता के कारण वह एंस्ली के पीछे पीछे चल रहे गुप्त रक्षकों को देख सका, लेकिन चूंकि उन लोगों ने एंस्ली को परेशान नहीं किया और उसकी रक्षा की, इसलिए सेलिनो ने उन्हें जाने दिया। सेलिनो के अलावा एंस्ली भी मजबूत हो गई। उस बच्ची ने अपनी आकर्षण शक्ति और भाग्य शक्ति को इतना मजबूत कर लिया कि वो सिर्फ एक पलक झपकाकर कई मध्यम स्तर के राक्षसों को मोहित कर सकती थी। इसके अलावा उसकी भाग्य क्षमता का उपयोग बिना किसी दुष्प्रभाव के कई घंटों तक लगातार किया जा सकता था। बस इसी तरह एंस्ली और भी मजबूत हो गई और उसे रोकना असंभव हो गया। देर रात तक वह अपनी उम्मीद से पहले ही 99वीं मंजिल पर पहुंच चुकी थी। जैसे ही एंस्ली ने 99वीं मंजिल पर विजय प्राप्त की और 100वीं मंजिल में प्रवेश करने ही वाली थी, हमेशा शांत रहने वाली प्रणाली ने आखिरकार शोर मचाया। टिंग, बधाई हो होस्ट, आपने पहला मुख्य मिशन सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। अपना इनाम पाने के लिए यहाँ क्लिक करें। एंस्ली की भौहें तुरंत तंग गईं। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। यह आ गया आखिरकार, मेरा ज्ञानोदय का पे। 0206 5:26 PM अध्याय 299 भाग्य और दुर्भाग्य की देवी। जब एंस्ली को सूचना मिली तो वह तुरंत होटल वापस भागी और खुद को शौचालय के अंदर बंद कर लिया। उसके पास हवा में तैरती हुई गॉडफादर और जेव की आत्माओं के बीच बच्ची ने चमकती आंखों से उस नन्हे बच्चे की आत्मा को देखा। जेव, मेरी ज्ञान प्राप्ति की औषधि कहाँ है? जल्दी करो, मुझे दो। बच्ची उस औषधि को पीने और अपनी एक विशेष क्षमता को बढ़ाने के लिए पहले से ही उत्सुक थी। इससे वह और अधिक मजबूत हो जाएगी और अपने लोगों की अच्छी तरह रक्षा कर सकेगी। जेव ने एंस्ली का लाल चेहरा देखा और आह भरी। शांत हो जाइए बॉस, पहले इंटरफेस देख लीजिए। ठीक है, इनाम स्वीकार करें, विकल्प पर क्लिक कीजिए। ठीक है, एंस्ली ने तुरंत बात मान ली। उसने उस आधे पारदर्शी पैनल को चेक किया जिसे कोई नहीं देख सकता था और इनाम स्वीकार करें बटन पर क्लिक किया। इसके तुरंत बाद इंटरफेस हल्के नीले प्रकाश से जगमगा उठा और अचानक हवा से एक औषधि की बोतल प्रकट हो गई। मुट्ठी के आकार की वो औषधि हवा में खूबसूरती से तैरती हुई धीरे धीरे बच्चे के हाथों में गिर गई। धड़ाम, औषधि की बोतल एंस्ली की हथेलियों से छुई, जिससे बच्ची को हल्की ठंडक का एहसास हुआ। बोतल के अंदर का नीला तरल पदार्थ हिलता हुआ कांच की दीवार पर छिटक गया, जिससे एक चमकदार प्रभाव रह गया। क्या ये ज्ञानोदय की औषधि है? एंस्ली ने स्याही की बोतल जैसी दिखने वाली औषधि की बोतल को आश्चर्य से भरे चेहरे के साथ पकड़ लिया। ये औषधि अचानक प्रकट हो गई। ये कैसे संभव है? क्या सिस्टम ने इसे अंतरिक्ष और समय के माध्यम से भेजा है या कुछ और? ये सब उस बच्चे के लिए किसी चमत्कार से कम नहीं था, लेकिन जेव ने केवल सिर हिलाकर ही प्रतिक्रिया दी। हाँ, यही वो औषधि है। इसे पीने के बाद आपके सिस्टम पैनल पर अपग्रेड का विकल्प दिखाई देगा। आप जिस क्षमता को अपग्रेड करना चाहते हैं उसे चुनें। ज्ञानोदय का पे पीने वाले व्यक्ति को अपनी क्षमताओं से संबंधित एक नया कौशल प्राप्त करने में सक्षम बनाता है। उदाहरण के लिए, एंस्ली ने जीवित प्राणियों के भाग्य को नियंत्रित करने का कौशल हासिल नहीं किया था, लेकिन उस औषधि के साथ वह कुछ ही सेकंड में ये कौशल प्राप्त कर लेगी। वह अपनी आकर्षण क्षमता को अपग्रेड करने का विकल्प भी चुन सकती है। उस स्थिति में बच्ची रिमोट कंट्रोल की तरह दूर से ही उस व्यक्ति को नियंत्रित कर सकती है जिसे उसने मोहित किया है। हालांकि यह कौशल केवल एक व्यक्ति या राक्षस के लिए ही काम करता था, फिर भी वह कौशल पहले से ही अत्यधिक शक्तिशाली था। कल्पना कीजिए कि आप किसी को आकर्षण शक्ति से नियंत्रित कर रहे हैं, वो भी बिना किसी दूरी की सीमा के। ये तो आकर्षण शक्ति की सीमाओं से परे है। हालांकि इस प्रणाली के ज्ञानवर्धक औषधि ने ही इन सभी चीजों को संभव बनाया। अगर यह किसी और द्वारा बनाई गई ज्ञानवर्धक औषधि होती तो इसका प्रभाव इतना अधिक नहीं होता। इसलिए इस व्यवस्था की जय हो। जब एंस्ली ने स्पष्टीकरण सुनना समाप्त किया तो उसका चेहरा एक बार फिर लाल हो गया। स्पष्ट रूप से वह बहुत उत्साहित थी। अद्भुत, बहुत बढ़िया, मैं इसे अभी पीऊंगी। एंस्ली ने झटपट औषधि की बोतल खोली और नीले तरल को ऐसे गटक लिया जैसे वो कोई साधारण जूस हो। जैसे ही नीले रंग का तरल पदार्थ बच्चे के मुंह में गया, उसे ठंडक का एहसास हुआ, जिसके बाद उसे ब्लूबेरी का हल्का सा स्वाद महसूस हुआ। वह भी आश्चर्यजनक रूप से मीठा था, बिल्कुल कॉकटेल की तरह। जैसे ही वो औषधि एंस्ली के गले तक पहुंची, बच्ची को ताजगी का एहसास पूरे शरीर में फैलते हुए महसूस हुआ। उसका दिमाग साफ हो गया और ऐसा लगा जैसे उसकी आंखों के सामने से धुंध की एक परत हट गई हो। सब कुछ जगमगाता हुआ प्रतीत हुआ और एंस्ली को एक बिल्कुल नई दुनिया दिखाई दी। क्या लोग इसी को प्रबुद्ध कहते हैं? यदि हाँ, तो बिल्कुल। अभी एंस्ली को अचानक ऐसा महसूस हुआ कि वो पहले से कहीं ज्यादा बुद्धिमान और समझदार है। हालांकि यह एहसास केवल कुछ सेकंड के लिए ही रहा। एंस्ली ने आंखें बंद कर ली और ज्ञानोदय की इस अनुभूति का आनंद लिया। हालांकि जैसे ही वह इस ठंडक के एहसास में डूबने लगी, उसके दिमाग में एक नोटिफिकेशन आया और साथ ही उसकी आंखों के ठीक सामने एक अर्धपारदर्शी पैनल अचानक उभर आया। टिंग, ज्ञानोदय औषधि की एक बोतल का सेवन किया। अपग्रेड विकल्प प्रस्तुत कर रहे हैं। #एक भाग्य क्षमता ग्रेटर दैन भाग्य और दुर्भाग्य की देवी कौशल को अनलॉक करना। विवरण: भाग्य और दुर्भाग्य की देवी कौशल उपयोगकर्ता को अन्य जीवित प्राणियों के भाग्य को अत्यधिक हद तक नियंत्रित करने में सक्षम बनाता है। उदाहरण: अत्यधिक दुर्भाग्य विभिन्न रूपों में निश्चित मृत्यु का कारण बनेगा, जबकि अत्यधिक सौभाग्य धन दौलत की प्राप्ति का कारण बनेगा। इस कौशल का उपयोग करने के लिए आवश्यक ऊर्जा सामान्य मात्रा से दोगुनी होगी। ये कौशल क्षमता का उपयोग करने वाले व्यक्ति से 1 मील की दूरी तक के दायरे में प्रभावी होगा। अनेक लोगों को लक्षित करने के लिए कौशल पर सटीक नियंत्रण आवश्यक है। उन प्राणियों की सूची जिन पर यह कौशल काम करेगा। मनुष्य क्षमताओं और ताकत की परवाह किए बिना लक्ष्य जितना मजबूत होगा, ऊर्जा की खपत उतनी ही अधिक होगी। सभी स्तरों के जानवर, पौराणिक जानवर को छोड़कर सभी प्रकार और स्तर के राक्षस, एल्फ, परियां, बोने और अन्य बुद्धिमान पौराणिक जीव, जादुई पौधे या जादुई जीव, आत्माएं और मौलिक तत्व। सिस्टम ने अन्य अपग्रेड विकल्पों को प्रस्तुत भी नहीं किया था कि एंस्ली ने पहले ही विकल्प को चुन लिया था।
मैं भाग्य और दुर्भाग्य की देवी वाली क्षमता चुनती हूँ, वही वाली। हाँ, मुझे अपनी भाग्य क्षमता को उस स्तर तक बढ़ाने दो। उस खास क्षमता को देखकर एंस्ली के मुंह में पानी आ रहा था। फिलहाल तो अपग्रेड के दूसरे विकल्प इतने आकर्षक नहीं लग रहे थे। आखिर जब कोई दूसरे प्राणियों के भाग्य को नियंत्रित कर सकता है, तो वह सचमुच दुनिया की सबसे खतरनाक चीज बन जाएगा। भले ही एंसे नहीं चुन सकती थी कि उसके लक्ष्य पर किस तरह की विपत्ति आएगी, लेकिन उसे यकीन था कि जब तक उसकी क्षमता सक्रिय रहेगी, उसके लक्ष्य पर आने वाली विपत्तियों की मात्रा अनंत होगी। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि इस कौशल को भाग्य और दुर्भाग्य की देवी नाम दिया गया था। ये सचमुच उन लोगों को आशीर्वाद दे सकती थी जो उसके प्रति अच्छे थे, और उन लोगों को शाप दे सकती थी जो उसके प्रति बुरे थे। ऊर्जा की खपत भले ही अधिक हो, लेकिन एंस्ली ने अपनी ऊर्जा कोर की जांच की और उसमें पर्याप्त ऊर्जा भंडार मौजूद था। उसकी भाग्य क्षमता की सीमा भी बढ़कर 15 हो गई। इसका मतलब है कि वह इस नव प्राप्त कौशल का लगातार उपयोग अधिकतम 1 घंटे तक 500 औसत क्षमता वाले उपयोगकर्ताओं के खिलाफ कर सकती है। और उस पूरे 1 घंटे में बच्चा लोगों के भाग्य का फैसला उनके भाग्य के माध्यम से करेगा। वह अजेय होगी, यहाँ तक कि जब वह ढेरों दुश्मनों से लड़ रही होगी तब भी। एंस्ली इस कौशल को हासिल करने के लिए पूरी तरह से दृढ़ संकल्पित थी। 0206 5:26 PM अध्याय 300 दूसरा मुख्य मिशन। मैं इसे चुनती हूँ, एंस्ली ने अपनी पसंद दोहराई और जेव के कुछ कहने से पहले ही सिस्टम ने जवाब दे दिया। टिंग, विशेष क्षमता का उन्नयन, भाग्य पर नियंत्रण, नया कौशल प्राप्त हुआ, भाग्य और दुर्भाग्य की देवी। सिस्टम ने कोई खास करतब नहीं दिखाया और सीधे बच्चे की ओर सफेद रोशनी का एक गोला फेंक दिया। एंस्ली को अपने भीतर, खासकर अपने ऊर्जा केंद्र में कुछ गर्माहट महसूस हुई। प्रकाश उस औषधि के प्रभाव का कारण बना। उसी क्षण एंस्ली को अपने आसपास के लोगों, जिनमें जेव और गॉडफादर भी शामिल थे, की किस्मत का हल्का सा एहसास होने लगा। गॉडफादर, क्रिस्टल स्तर का भाग्य। जेव, हीरे के स्तर की किस्मत। एलियाना, स्वर्ण स्तरीय भाग्य। चूंकि लड़की बाथरूम के बाहर 2 आत्माओं और एलियाना के साथ अकेली थी, इसलिए वह केवल इन तीनों लोगों का डेटा ही देख सकती थी। हाँ, वो उनके सिर के ऊपर उनका डेटा देख सकती थी। अब वो केवल उनके भाग्य के स्तर को स्पष्ट रूप से महसूस नहीं कर सकती थी, बल्कि उसे सटीक रूप से देख सकती थी। हम, क्रिस्टल और हीरा। एंस्ली ने गॉडफादर और जेव के डेटा को देखा, क्योंकि उसे यह नहीं पता था कि मूल्यांकन में उनकी किस्मत कितनी अच्छी है, इसलिए वह सिस्टम द्वारा प्रदान किए गए भाग्य स्तर की रैंकिंग को जल्दी से देख लेती है। जानकारी देखते ही वह अवाक रह गई। भाग्य के स्तर का निम्नतम से उच्चतम क्रम। लकड़ी अत्यंत दुर्भाग्य, ताबूत तैयार करो। लोहा बदकिस्मती, घर से बाहर न निकलने की सलाह दी जाती है। कांस्य थोड़ा अशुभ, ताबीज और शुभ चिन्हों से ठीक किया जा सकता है। सिल्वर साधारण, तुम औसत दर्जे के हो, बिल्कुल तुम्हारी शक्ल की तरह। गोल्ड, शुभकामनाएं, आप कई लॉटरी जीतेंगे। प्लेटिनम, थोड़ी सी अच्छी किस्मत, लेकिन सिर्फ आपके अच्छे दिखने की वजह से। हीरा, सच कहूं तो आपकी किस्मत बहुत अच्छी है। क्रिस्टल, बस मुख्य किरदार बन जाओ। सिस्टम द्वारा की गई बेतुकी टिप्पणियों को एक तरफ रखते हुए एंस्ली ने लगभग अपनी जीभ काट ली जब उसे एहसास हुआ कि क्रिस्टल रैंक की किस्मत चरम पर थी। द गॉडफादर की किस्मत बेमिसाल थी, मानो वही मुख्य किरदार हो। इसमें कोई हैरानी नहीं कि वो इतिहास का सबसे महान माफिया सरगना बन गया। उसके पास किस्मत का खजाना है। एंस्ली को अचानक ये ख्याल आया कि क्या वह गॉडफादर की किस्मत को चूस सकती है। हालांकि इससे पहले कि वह कोशिश भी करती, सिस्टम ने उसे कुछ शब्द दे दिए। भाग्य से संबंधित अगला कौशल जिसे अभी अनलॉक किया जाना बाकी है, द लक थीफ। भाग्य चोर, भाग्यशाली लोगों से भाग्य चुराकर उसे अपने निजी उपयोग के लिए जमा कर सकता है। ये भाग्य को किसी और को हस्तांतरित भी कर सकता है। ये दुर्भाग्य पर भी काम करता है। एंस्ली को अचानक उस नई स्किल के सिस्टम विवरण में दिलचस्पी पैदा हो गई जिसे उसे अभी अनलॉक करना था। वाह, क्या कमाल की बात है। तो वो न सिर्फ दूसरों की किस्मत को अपने हिसाब से बदल सकती थी, बल्कि उसे चुरा भी सकती थी। इसका मतलब है कि उस व्यक्ति का भाग्य खराब हो जाएगा, और यह एक तरह से अपने भाग्य में हेरफेर करने जैसा ही है, लेकिन वह चुराई गई संपत्ति को बचा सकती है और बिना किसी ऊर्जा की खपत के उसका उपयोग कर सकती है। धत तेरे की, क्यों न मैं भाग्य का बैंक ही खोल लूं। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि भाग्य चोर नामक ये कौशल भाग्य और दुर्भाग्य की देवी के कौशल से भी अधिक उन्नत था। बेशक ये सब इसलिए संभव हो पाया क्योंकि एंस्ली को एक ऐसा सिस्टम मिल गया था जो उसकी मदद करता था। इस तरह वह अपनी किस्मत से जुड़ी क्षमताओं को लगातार नए स्तर तक बढ़ा सकती थी। हालांकि अब से बच्ची को सावधानीपूर्वक ये चुनना चाहिए कि उसे किस क्षमता को अपग्रेड करना है, और साथ ही साथ कई मुख्य मिशन भी पूरे करने चाहिए। हे हवे हे। एंस्ली ने अपने इंटरफेस को देखते हुए खूब मुस्कुराया। उसे पता नहीं था कि उन दोनों आत्माओं का चेहरा शुरू से ही काला था। जेव, तुम कमीने, तुमने ये कौशल उसके अपग्रेड विकल्प में क्यों डाल दिया? अब तो वो हमारी किस्मत को भी अपने हिसाब से चला सकती है। बेहद उत्साहित एंस्ली को देखकर गॉडफादर बेचैन हो गए। आखिरकार उन्हें डर था कि कहीं वही पहले प्रायोगिक विषय न बन जाएं। चुप रहो, अगर उसे दुनिया की सबसे बेहतरीन बेबी माफिया बनना है तो चुप रहना जरूरी है। उसका मिशन तुम्हारे मिशन से कहीं ज्यादा मुश्किल है, ठीक है। जेव ने भी एंस्ली की कामुक मुस्कान को असहाय भाव से देखा। हाँ, मैं इस छोटी सोरनी को धमका नहीं सकता। अगर मैंने उसे वैसे ही धमकाया जैसे मैंने देव को धमकाया था, तो वह मेरी किस्मत को लकड़ी के स्तर तक बदल सकती है, और मुझे अपना दूसरा ताबूत तैयार करना पड़ेगा। दोनों आत्माओं ने एंस्ली को सावधानी से देखते हुए घबराकर सांस ली। उसी समय सिस्टम ने बच्चे को एक और सूचना भेजी। टिंग, दूसरा मुख्य मिशन, गोटोडला का नाम पूरी राजधानी में फैलाना। मिशन ग्रेड एस। विवरण, राजधानी के सभी लोगों को अपना नाम बताएं। एक भी व्यक्ति छूटना नहीं चाहिए। गॉडफादर जितने लोकप्रिय बने। अंतिम तिथि 10 वर्ष की आयु से पहले। पुरस्कार, पूर्णता ग्रेड के आधार पर। ग्रेड डी, ज्ञानवर्धक लोशन की 1 बोतल। मेजबान के 10 वर्ष का होते ही मिशन पूरा करना। ग्रेड सी, ज्ञानोदय औषधि की 2 बोतलें। मेजबान की उम्र 8 वर्ष हो गई। ग्रेड बी, ज्ञानोदय औषधि की 2 बोतलें, एक छोटी 3 रंगों वाली क्रिस्टल की खांड। मेजबान की उम्र 7 वर्ष है। ग्रेड ए, ज्ञानोदय औषधि की 2 बोतलें, एक मध्यम आकार की 4 रंगों वाली क्रिस्टल की खांड। मेजबान की उम्र 6 वर्ष है। ग्रेड एस, ज्ञानोदय औषधि की 2 बोतलें, 5 रंगों वाली एक बड़ी क्रिस्टल खदान। मेजबान की उम्र 5 वर्ष है। ग्रेड एस, ज्ञानोदय औषधि की 2 बोतलें, एक बहुत बड़ी 6 रंगों वाली क्रिस्टल खदान। मेजबान की उम्र 4 वर्ष है। जब एंस्ली ने दूसरे मुख्य मिशन को पूरा करने पर मिलने वाले पुरस्कारों की सूची देखी, तो वह लगभग खून की उल्टी करने वाली थी। क्या मुझे क्रिस्टल की खान भी मिल सकती है? ऊर्जा क्रिस्टल, धिक्कार है, मेरे परिवार को इसी की जरूरत थी। जब स्लोन परिवार शीर्ष पर था, तब भी उनके पास केवल मध्यम आकार की 6 रंगों वाली ऊर्जा क्रिस्टल की खान थी। हालांकि सिस्टम ने एंस्ली को एक बहुत बड़ी 6 रंगों वाली ऊर्जा क्रिस्टल खदान देने का वादा किया था, बशर्ते वह 5 साल की होने से पहले दूसरा मिशन पूरा कर ले। जब उसने यह मिशन पूरा किया, तब उसकी उम्र 4 साल या उससे कम रही होगी, तभी उसे सबसे बड़ा पुरस्कार मिला। एंस्ली तुरंत जोश में आ गया। मैं 5 साल का होने से पहले ही दूसरा मुख्य मिशन पूरा कर लूंगा। अभी देखा 0306 6:53 PM अध्याय 301 मादा रैप्टर का विकास। एंस्ली द्वारा अपने लिए एक लक्ष्य निर्धारित करने के बाद बच्ची ने सिस्टम इंटरफेस बंद कर दिया और अपनी नव प्राप्त क्षमता को आजमाने के लिए एक लक्ष्य की तलाश करने ही वाली थी कि गॉडफादर पहले ही उसकी ओर दौड़ पड़े।
छोटी बच्ची, सो जाओ। कल रात 100वीं मंजिल पर नीलामी होगी। ये दिलचस्प होगी। तुम अपनी नई कला को नीलामी में आजमा सकती हो। गॉडफादर ने एंस्ली को अच्छी तरह आराम करने और कल अपनी नई कला का अभ्यास करने की सलाह दी। बेशक उनका निशाना वे नहीं बल्कि नीलामी में आने वाले अन्य लोग होने चाहिए। जब गॉडफादर ने एंस्ली को ये बात बताई तो बच्ची ने सिर हिलाने से पहले एक पल के लिए मौन धारण किया। आप सही कह रहे हैं चाचा जी। मुझे लगता है कि मैं आज बहुत थका हुआ हूँ। मुझे सो जाना चाहिए। एंस्ली ने गॉडफादर की सलाह को गंभीरता से लिया और तुरंत ही अपने गुरु और सिस्टम स्पिरिट पर अपनी नई क्षमता का उपयोग करने का विचार त्याग दिया। बच्ची ने जम्हाई ली, बाथरूम से बाहर निकली और अपने प्यारे खरगोश वाले पायजामे पहनकर बिस्तर पर चढ़ गई। एलियाना तो काफी देर पहले ही सो चुकी थी, इसलिए एंस्ली ने ज्यादा कुछ नहीं कहा और तुरंत लाइट बंद कर दी। सौभाग्यवश दोनों आत्माएं खतरे से बच गईं और दोनों ने राहत की सांस ली। बाल बाल बच गए। शुक्र है विनाश की ये देवी हमें अपने प्रयोग का विषय बनाने पर तुली नहीं है। राजधानी में 5वां दिन भी इसी तरह शांतिपूर्वक बीत गया। छठा दिन आ गया और एंस्ली अपनी ऊर्जा नियंत्रण का अभ्यास करने के लिए जल्दी उठ गई। सेलेनो ने भी अपनी नई हासिल की गई क्षमता का अभ्यास करना शुरू कर दिया। चूंकि अब उसके पास कई नई शक्तिशाली क्षमताएं थीं, इसलिए सेलेनो उन्हें सीखने के लिए उत्सुक था। यदि वह अपनी क्षमताओं पर पूर्ण नियंत्रण प्राप्त कर ले, तो वह वेलेरी नामक यूनिकॉर्न और अरेथा परिवार के पेगासस वेलन जैसे अन्य पवित्र प्राणियों का मुकाबला कर सकता है। सेलेनो ने लगन से प्रशिक्षण लिया और एंस्ली ने भी ऐसा ही किया। हालांकि वह अपने लोगों पर अपनी नई क्षमता का प्रयोग नहीं कर सकी, फिर भी वह ऊर्जा नियंत्रण का अभ्यास कर सकती थी। कुल मिलाकर बच्चा दोपहर के भोजन तक होटल में ही रहा। जब उसने ये सुनिश्चित कर लिया कि वह अपनी बढ़ती हुई शक्ति की आदी हो गई है और उसने अपनी नींव मजबूत कर ली है, तभी वह खड़ी हुई और अपने अंगों को फैलाया। क्या मुझे अपनी किस्मत बदलने की कला किसी पर आजमानी चाहिए? बच्ची ने अपने कमरे में चारों ओर देखा, लेकिन उसे कोई नहीं दिखा, यहाँ तक कि इलियाना भी नहीं। शायद इलियाना बाकी लोगों के साथ बाहर गई होगी। एंस्ली वास्तव में जेवोन के भाग्य के साथ छेड़छाड़ करके उसे दुर्भाग्य का शिकार बनाना चाहती थी, लेकिन फिर से सोचने पर उसे लगा कि इतने वफादार व्यक्ति के साथ ऐसा करना बहुत क्रूर होगा। इसलिए एंस्ली ने अपने लोगों को सौभाग्य दिलाने का विकल्प चुना। इसके तुरंत बाद एंस्ली कमरे से बाहर निकल गई। उसके पीछे पीछे दो आत्माएं और सेलेनो भी चले गए। बच्चा अपने स्वीट रूम के गलियारे में चारों ओर देखने लगा और रसोई की ओर चल पड़ा। अगर उसका अनुमान सही था, तो उसके लोग वहां उसका दोपहर का भोजन करने के लिए इंतजार कर रहे होंगे। दरअसल बच्ची जैसे ही रंगहीन रसोई में दाखिल हुई, उसने देखा कि उसके सभी 7 लोग एक गोलाकार संगमरमर की मेज के चारों ओर बैठे हुए हैं। वे कभी-कभी प्रवेश द्वार की ओर देखते हुए सोचते थे कि क्या उन्हें अपने बॉस के प्रशिक्षण समय में बाधा डालनी चाहिए और उन्हें खाने के लिए कहना चाहिए। जब 7 लोगों ने एंस्ली को खरगोश वाले पायजामे में ही रसोई में प्रवेश करते देखा, तो वे सब एक साथ खड़े हो गए। शुभ प्रभात, शुभ दोपहर बॉस। उन 7 ने एक साथ एंस्ली का अभिवादन किया, मानो वे एक अनुभवी अधीनस्थ हों। जिस तरह से उन्होंने धीरे-धीरे काम किया, उससे पता चलता है कि कुलीन माफिया परिवार को कैसे व्यवहार करना चाहिए। दोपहर। एंस्ली ने 7 लोगों को सिर हिलाकर अभिवादन किया और तुरंत एक कुर्सी पर बैठ गई। इससे पहले कि बाकी लोग उसे दोपहर का भोजन दे पाते, बच्ची ने पहले ही उनके सिर के ऊपर मौजूद आंकड़ों को देखा और चुपचाप उनका विश्लेषण करने लगी। जेवोन, हीरे की किस्मत। मैरिएटा, प्लेटिनम जैसी किस्मत। नोवान, हीरे का भाग्य। एथनिया, प्लेटिनम जैसी किस्मत। अल्वारो, प्लेटिनम जैसी किस्मत। क्यूसेली, स्वर्ण भाग्य। एलियाना, सोने का भाग्य। एंस्ली के सभी लोग भाग्यशाली थे और कुछ तो जेव के भाग्य के स्तर तक भी पहुंच गए थे। उन्हें वास्तव में अपने भाग्य को बढ़ाने की कोई आवश्यकता नहीं थी, जब तक कि वे अपने जीवन में कोई बदलाव लाने की कोशिश न करें। एंस्ली ने आंकड़ों को देखकर अपनी भौहें सिकोड़ी और मन ही मन आह भरी। अगर उनकी किस्मत इतनी अच्छी है, तो मैं इसे और कैसे बढ़ा सकता हूँ? मैं उनकी किस्मत को चरम सीमा तक बढ़ाना चाहता हूँ, लेकिन शायद बहुत ज्यादा किस्मत गड़बड़ पैदा कर दे। एंस्ली ने अपने लोगों को प्रशिक्षण लक्ष्य के रूप में इस्तेमाल करने की अपनी योजना रद्द कर दी। इसके बाद उसने अपना ध्यान अपने आयामी ब्रेसलेट के अंदर मौजूद मादा रैप्टर पर केंद्रित कर दिया। जैसे ही बच्ची ने अपना दोपहर का भोजन किया, उसका दिमाग आयामी ब्रेसलेट में प्रवेश कर गया और तुरंत ही उसने धातु की चमड़ी वाली शिकारी चिड़िया को अपने 4 शावकों के साथ विशाल घास के मैदान में दौड़ते हुए पाया। एक ही नजर में एंस्ली समझ गई कि मादा शिकारी चिड़िया की किस्मत सचमुच लोहे के स्तर की थी। ये बदकिस्मती का संकेत था। इसमें कोई हैरानी नहीं कि उसने अपने एक शावक को जैक के हाथों खो दिया और यहाँ तक कि वह एंस्ली की शर्त का मोहरा भी बन गई। हालांकि अंत में उसे दूर नहीं भेजा गया, फिर भी उसकी किस्मत खराब थी। अगर यही सिलसिला जारी रहा तो हो सकता है कि वो मध्यम श्रेणी के मॉन्स्टर में विकसित न हो पाए। ये देखकर एंस्ली समझ गई कि उत्परिवर्तित रैप्टर ने उच्च बुद्धि और एक दुर्लभ गुण प्राप्त करने के लिए अपनी सारी किस्मत का इस्तेमाल कर लिया होगा। इस प्रकार अब उसकी किस्मत कुछ खराब हो गई थी, तो इसी वजह से मादा शिकारी चिड़िया नए कौशल का अभ्यास करने के लिए एक आदर्श लक्ष्य बन गई। एंस्ली ने जल्दी से अपना दोपहर का भोजन समाप्त किया और मादा शिकारी पक्षी को बुलाने के लिए बालकनी में गई। सौभाग्य से बालकनी इतनी मजबूत और बड़ी थी कि उस विशालकाय पक्षी को समाहित कर सके। ग्रह आयाम से बाहर निकलते ही मादा रैप्टर ने तुरंत एक खतरनाक गुर्राहट निकाली। एंस्ली द्वारा पैदा किया गया आकर्षण प्रभाव पहले ही खत्म हो चुका था, इसलिए बच्चे को इसे फिर से वश में करना पड़ा। लेकिन पलक झपकते ही वह शिकारी पक्षी फिर से दोस्ताना व्यवहार करने लगा। उसके बाद एंस्ली ने अपने होठों को सिकोड़ते हुए मादा शिकारी पक्षी के सिर के ऊपर भाग्य स्तर के डेटा को छुआ। देखते हैं कि क्या मैं इस शिकारी पक्षी की किस्मत बढ़ाकर इसे विकसित कर सकता हूँ। 0306 6:53 PM अध्याय 302। चलिए नीलामी में चलते हैं। एंस्ली ने अपनी नई क्षमता को आजमाया और इसका इस्तेमाल करने का तरीका वास्तव में उसकी आकर्षण क्षमता का उपयोग करने के तरीके के समान था। तो बात कुछ इस तरह है। वहाँ एंस्ली ने अपनी जीएफएम स्किल की मूल बातें समझने से पहले कुछ मिनटों तक अपने स्किल कंट्रोल के साथ प्रयोग किया। ये सुनिश्चित करने के बाद कि उसकी क्षमता का दायरा केवल बालकनी तक ही सीमित है, एंस्ली ने मादा रैप्टर के सिर की ओर उंगली करके मन ही मन आदेश दिया। किस्मत का स्तर बढ़कर डायमंड स्तर पर पहुंच गया। महज एक विचार के साथ बच्चे की उंगली से सुनहरी रोशनी की एक किरण निकली और उसने शिकारी पक्षी के माथे को भेद दिया। क्योंकि उसने अपनी कला को केवल एक ही वस्तु पर केंद्रित किया, इसलिए वह कला एक सुनहरी गोली के रूप में सामने आई। हालांकि अगर एंस्ली एक साथ कई लोगों पर इसका इस्तेमाल करना चाहती, तो वह अपनी इस क्षमता को एक बड़े क्षेत्र में फैला सकती थी। तब तक वह अपने प्रभाव क्षेत्र में मौजूद किसी भी प्राणी के भाग्य को नियंत्रित कर सकती थी। एंस्ली ने कई लोगों पर जीएफएम कौशल का इस्तेमाल करने का विचार छोड़ दिया क्योंकि उसके पास सही लक्ष्य नहीं था। फिलहाल बच्ची ने रैप्टर के भाग्य डेटा में हुए बदलाव का अवलोकन किया। भाग्य को नियंत्रित करने की क्षमता से प्रहार किए जाने के बाद मादा शिकारी पक्षी के सिर के ऊपर प्रदर्शित भाग्य संबंधी आंकड़े धीरे-धीरे झिलमिलाने लगे और पलक झपकते ही बदल गए। मानसिक गुण वाली उत्परिवर्तित मादा रैप्टर, हीरे जैसी किस्मत। अब उस शिकारी पक्षी की किस्मत हीरे के स्तर की हो गई थी। बाहर कुछ भी नहीं बदल रहा था और शिकारी पक्षी को भी अचानक ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ था, लेकिन अंदर ही अंदर मादा शिकारी पक्षी को अपनी शक्ति का अवरोध अचानक ढीला होता हुआ महसूस हुआ। ये तो महज एक संयोग था, इसे भाग्य ही मानना चाहिए। चूंकि मध्य श्रेणी के राक्षस तक पहुंचने में बाधा कम हो गई थी, इसलिए मादा रैप्टर ने सहज रूप से अपनी सारी शक्ति अपने ऊर्जा केंद्र में एकत्रित कर ली, क्योंकि वह इस अवसर को खोना नहीं चाहती थी।
गरज। जैसे जैसे उसकी ताकत बढ़ती गई, शिकारी पक्षी ने एक राजसी दहाड़ लगाई। आसपास की धातु से बनी वस्तुएं बुरी तरह हिल उठी, लगभग टूट गईं और मादा शिकारी पक्षी को घेरने के लिए गिर पड़ी। इस तरह का बड़ा बदलाव अपरिहार्य था क्योंकि उत्परिवर्तित राक्षस अगले स्तर पर पहुंच रहा था। उसकी बढ़ती ताकत ने उसके आसपास के माहौल को प्रभावित किया और इससे उसे अपनी सीमाओं को पार करने की अधिक शक्ति मिली। मादा शिकारी पक्षी की आंखें कुछ सेकंड के लिए लाल रोशनी से जगमगा उठी, इससे पहले कि शिकारी पक्षी की शक्ति चरम पर पहुंच गई। एंसली मादा शिकारी पक्षी से निकलने वाली भयंकर और घातक आभा को महसूस कर सकती थी। वाह, उसने वाकई में कमाल कर दिया। एंसली अनजाने में पीछे हट गई, लेकिन उसने अपनी आकर्षण क्षमता से रैप्टर को प्रभावित करना नहीं भूला, क्योंकि उसे डर था कि उसकी सफलता पूरी होने के बाद रैप्टर उस पर हमला कर देगा। 15 मिनट बीत गए और घटना शांत हो गई। मादा शिकारी चिड़िया ने भी आसमान की ओर कोई डरावनी गुर्राहट नहीं निकाली। उसने अपना सिर नीचे कर लिया और थोड़ी थकी हुई लग रही थी। हालांकि उसके शल्कों में बदलाव तुरंत देखा जा सकता था। उसके मूल रूप से फीके काले शल्क पॉलिश किए हुए धातु की तरह चमकदार हो गए थे। उसके आकार में ज्यादा बदलाव नहीं आया, लेकिन उसकी टांगों पर अतिरिक्त शल्क आ गए और सामने की तरफ 2 छोटे पंजे निकल आए। उसकी लाल पुतलियां और भी गहरी हो गईं, जो खून के रंग जैसी लग रही थी, और उसके आसपास से हेवी मेटल की गंध भी आ रही थी। मादा रैप्टर आधिकारिक तौर पर एक मध्य स्तरीय राक्षस बन गई। वो एक मध्य चरण तक भी पहुंच गई और नौसिखिया मध्य स्तरीय राक्षस बनकर नहीं रह गई। कितना बड़ा बदलाव! एंसली यह सब किनारे से देखती रही और मन ही मन राहत की सांस ली। वाह, ये तो बहुत बढ़िया है ना? इस शिकारी पक्षी के भाग्य को हीरे में परिवर्तित करके उसने जड़ी बूटियों, कीमती पत्थरों या अन्य सामग्रियों जैसी किसी भी बाहरी सहायता की आवश्यकता के बिना एक बड़ी सफलता प्राप्त की। उसने बस अपने अविश्वसनीय भाग्य पर भरोसा किया। एंसली को आखिरकार अपनी नई क्षमता की ताकत का एहसास हो गया था। भाग्य और दुर्भाग्य की देवी। अपने कौशल के नाम की तरह ही वह दूसरों के लिए सौभाग्य ला सकती थी, लेकिन साथ ही साथ उनके लिए दुर्भाग्य भी ला सकती थी। अगर एंसली रैप्टर की किस्मत को क्रिस्टल स्तर तक बढ़ा देती, तो वो मध्य स्तरीय राक्षस के अंतिम चरण तक पहुंच सकती थी और उच्च स्तरीय राक्षस बनने के बहुत करीब होती। बेशक एंसली इस तरह के एक मुकदमे के लिए अपनी बहुत सारी ऊर्जा खर्च नहीं करेगी। उसकी क्षमता असाधारण होने के बावजूद ऊर्जा की खपत भी बहुत अधिक थी। एंसली ने अपनी ऊर्जा का 1/10 हिस्सा ही खर्च कर दिया, जबकि उसका आंतरिक भाग काफी हद तक फैलकर ठोस हो गया था। शायद इसका कारण यह है कि अपनी उत्परिवर्ती प्रकृति और दुर्लभ धातु विशेषता के कारण ये रैप्टर 2-3 क्षमताओं वाले बहुक्षमता उपयोगकर्ताओं के तुलनीय थी। इतना ही नहीं, उसकी किस्मत भी बेहद खराब थी। रैप्टर को सफलता दिलाने के लिए एंसली को किस्मत के कई स्तरों को छोड़ना पड़ा। अपनी कुल ऊर्जा का 10वां हिस्सा कम होते हुए महसूस करने के बावजूद एंसली को इसके बजाय काफी ऊर्जावान महसूस हो रहा था। बच्ची ने अपनी मुठ्ठियां भींच ली। अपनी तेजी से हो रही वृद्धि को लेकर वह थोड़ी भावुक हो गई थी। मुझे इस कौशल का अभ्यास पहले से कहीं अधिक लगन से करना होगा। अगर मैं इसे दूसरों पर सटीक रूप से लक्षित कर सकूं और जितनी जल्दी हो सके उनकी किस्मत को अपने हिसाब से बदल सकूं। एंसली कल्पना कर सकती थी कि उसके दुश्मन उसके कपड़ों के किनारे को भी छू नहीं पाएंगे और वे मर जाएंगे। एक बार जब उनका भाग्य सबसे निचले स्तर पर पहुंच जाता, तो यह उनकी मृत्यु की गारंटी बन जाती। ही। एंसली खिलखिलाकर हंस पड़ी और अंत में उसने मादा शिकारी पक्षी के खुरदुरे शरीर को थपथपाते हुए हल्की सी हंसी फूट पड़ी। फिर उसने उसे वापस कंगन में रख दिया। उसके बाद लड़की गुनगुनाते हुए बैठक कक्ष की ओर चली गई। हालांकि जैसे ही वह अंदर आई, उसके लोग तुरंत उत्तेजित हो गए और उससे ढेरों सवाल पूछने लगे। छोटी बच्ची, क्या हुआ? बॉस, ठीक है। महोदया, क्या आपको चोट लगी है? क्या शिकारी पक्षी बेकाबू हो गया था? एंसली ने बालकनी में जाकर काफी हंगामा खड़ा कर दिया, जिससे उसके लोग चिंतित हो गए। लेकिन बच्ची ने उनकी बातें नहीं सुनी। वो उत्सुकता भरी निगाहों से अपनी हथेलियों को देख रही है। इस कौशल का और अधिक अभ्यास करने के लिए उत्सुक हूँ। लेकिन पहले चलिए कैसीनो चलते हैं। मुझे एक नीलामी में जाना है। 0306 6:53 PM अध्याय 303 जान लेने के लिए बनाया गया कौशल। राजधानी में छठा दिन। नीलामी रात में शुरू हुई थी, इसलिए एंसली के पास अभी भी काम निपटाने के लिए आधा दिन का समय था। इस प्रकार दोपहर का भोजन करने के बाद एंसली कैसीनो गई और कुछ खजाने लूटने के लिए 99वीं मंजिल पर थोड़ा खेली, मुख्य रूप से ऐसे खजाने जो ऊर्जा क्रिस्टल की तुलना में उसकी ऊर्जा खपत को और भी बेहतर तरीके से बहाल कर सकें। एंसली ने एक बार इस्तेमाल होने वाले या ऊर्जा क्रिस्टल से चार्ज किए जाने वाले खजाने का ढेर लगा रखा था। वह ज्यादा चुनती नहीं थी और बस सब कुछ लूट लेती थी। आखिरकार उसकी नई क्षमता को इस्तेमाल करने के लिए बहुत ऊर्जा की आवश्यकता थी। उससे भी अधिक क्षमता पर नियंत्रण, क्षेत्र पर नियंत्रण, ऊर्जा की खपत को कम करना आदि। जुए के अलावा रात में नीलामी शुरू होने का इंतजार करते हुए एंसली ने अपने कौशल को नियंत्रित करने का अभ्यास किया। उसने ये लक्ष्य निर्धारित किया कि भीड़ में से किसी को निशाना बनाते समय उसे बिल्कुल सटीक निशाना लगाना होगा। जब वो बिना निशाना चुके ऐसा कर सकती थी, तो इसका मतलब है कि वो अपने नए कौशल का उपयोग करने में पहले से ही निपुण थी। अच्छा, अगली बार अपनी क्षमता को तेजी से सक्रिय करने के लिए बस तुरंत उस भाग्य स्तर के परिणाम के बारे में सोचें जिसे आप प्राप्त करना चाहते हैं। अपने लक्ष्य के प्रारंभिक भाग्य स्तर की जांच करने की कोई आवश्यकता नहीं है। द गॉडफादर ने एंसली को एक और सलाह दी, जबकि बच्ची ने लापरवाही से राहगीर की ओर उंगली दिखाई। कुछ लोग अचानक ठोकर खाकर गिर जाते थे और कुछ लोगों को अचानक फर्श पर कोई सिक्का या ऐसी ही कोई चीज मिल जाती थी। मैं समझ गया, लेकिन अगर उनकी शुरुआती किस्मत का स्तर मेरे इच्छित अंतिम परिणाम से काफी दूर है, तो क्या इससे बहुत अधिक ऊर्जा खर्च नहीं होगी? एंसली ने अपना सिर झुकाया। जब वह बोली, तो एक और व्यक्ति फिसल गया और नितंबों के बल गिर पड़ा। अब तक बच्ची बिना देखे ही दूसरों पर निशाना साधने लगी थी। वह अपनी सुनने की तीव्र क्षमता पर भरोसा करते हुए उनकी आवाजों में अंतर करने लगी थी। खैर, इसमें वाकई बहुत ऊर्जा लगेगी, लेकिन याद रखना, आपकी कुशलता का सबसे अच्छा प्रभाव तब होगा जब इसका इस्तेमाल हमले के लिए किया जाएगा। गॉडफादर बच्चे के चारों ओर तैरते हुए अपना सूट ठीक कर रहे थे। यदि आप अपने दुश्मन को केवल दुर्भाग्य ही देते हैं, तो वे मरेंगे नहीं। ज्यादा से ज्यादा उनके साथ कोई दुर्घटना या कुछ और हो सकता है। उस आत्मा ने कंधे उचका दिए। फिर उसने गंभीर चेहरे से एंसली की ओर देखा। याद रखो, तुम्हारी दुनिया क्रूर है। या तो मारो या मरो। अपने दुश्मनों पर दया मत करो, सीधे उनके भाग्य को बेहद खराब कर दो, लकड़ी के स्तर तक। इस तरह दुश्मन अलग अलग तरीकों से मारा जाएगा। उदाहरण के लिए, उन्हें दूसरों द्वारा सीधे उनके महत्वपूर्ण अंगों पर गोली मारी जा सकती है। उन्हें दिल का दौरा पड़ सकता है। वे फिसलकर गिर सकते हैं और उनका सिर जमीन पर टकरा सकता है। ये सुनने में क्रूर लग सकता है, लेकिन भाग्य और दुर्भाग्य की देवी की क्षमता का उपयोग इसी तरह से किया जाना था। जब एंसली को अपनी इस कला के काले पक्ष के बारे में पता चला, तो वह कांप उठी। दरअसल उसने इस बारे में भी सोचा था, लेकिन फिर भी उसे नहीं लगता था कि वो कभी किसी के भाग्य को बेहद खराब स्थिति में बदल पाएगी। आखिरकार उसने इससे पहले कभी किसी को नहीं मारा था। हत्या करने वाला सेलेनो ही था। जब एंसली ने कुछ नहीं कहा, तो गॉडफादर ने सिर हिलाने से पहले थोड़ी देर रुककर अपनी प्रतिक्रिया दी। यह मत सोचो कि तुमने उन्हें अपने हाथों से मारा है। बस इतना कहो कि भाग्य की देवी ने उन्हें त्याग दिया था और इसलिए उनकी मृत्यु हुई। क्या ये सच नहीं है? द गॉडफादर ने एंसली की मानसिक स्थिति को अपनी शिक्षण पद्धति में भी शामिल करने की कोशिश की।
आखिरकार वो बच्चा एक शांतिपूर्ण युग में पला बड़ा था। किसी को मरते हुए देखने के बाद भी उसका शांत रहना अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि थी। और यह भी ध्यान देने वाली बात है कि उसका शरीर अभी केवल 3 साल का था। अत्यधिक उत्तेजना उसके शरीर को नुकसान पहुंचा सकती थी। जब आप अंततः अपनी क्षमता का उपयोग किसी को मारने के लिए करने का निर्णय लें तो बस इसे इस तरह समझें कि दूसरों का दुर्भाग्यवश मरना हुआ। वे सीधे आपके हाथों नहीं मरे, बस अप्रत्यक्ष रूप से मरे। द गॉडफादर ने आगे कहा, कम से कम इससे एंस्ली का अपराधबोध कुछ कम हो जाएगा। हालांकि अंततः उसे अपने किए की जिम्मेदारी तो लेनी ही थी और उसे अपने पापों से भागना नहीं चाहिए था। ये मारो या मरो की दुनिया है। भले ही स्लोन परिवार को फिर से शीर्ष पर लाने की राह पर चलते हुए एंस्ली का जीवन अब कुछ हद तक शांतिपूर्ण हो गया था, फिर भी उसके लिए खून बहाना कोई असंभव बात नहीं थी। एंस्ली ने गॉडफादर की बातें सुनी और उसने अनजाने में अपनी मुठ्ठियां भींच ली। किसी की हत्या करने पर उसे निश्चित रूप से अपराधबोध होगा, लेकिन अगर वो किसी की हत्या करने के बाद भी निर्दोष होने का विकल्प चुनती है तो ये घृणित होगा। बच्ची ने अभी कुछ बोला भी नहीं था कि गॉडफादर ने उसकी बात काट दी। ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट डॉट डॉट डॉट। अगर अभी तुम किसी को मारने के बारे में नहीं सोच पा रहे हो तो इसे इस स्वामी द्वारा की गई हत्या मान लो। समझ गए? गॉडफादर ने बच्चे के सिर पर थपथपाया और एक बार फिर सारा बोझ अपने ऊपर ले लिया। जब एंस्ली ने अपने सिर को हवा का स्पर्श महसूस किया तो उसकी आंखों में थोड़े से आंसू आ गए। इसमें गॉडफादर का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी वो मेरी मदद करना चाहता है। गॉडफादर की शिष्या होने के नाते एंस्ली को लगा कि उसे अपने गुरु पर बोझ नहीं डालना चाहिए या उन्हें निराश नहीं करना चाहिए। एक गहरी सांस लेते हुए बच्चे ने उस आत्मा की ओर देखा और मुस्कुराया। कोई बात नहीं चाचा जी, जब समय आएगा और मुझे अपने लोगों की रक्षा के लिए मारना पड़ेगा तो मैं सारा बोझ उठा लूंगा। यह मेरी जिम्मेदारी है और हमेशा रहेगी। एंस्ली जानती थी कि वो किसी ग्रीनहाउस के अंदर फूल बनने के लिए पुनर्जन्म लेकर नहीं आई थी। उसके पास न तो कोई प्यार करने वाला पिता था और न ही ऐसे भाई जो उसके लिए जान दे दें। उसकी और उसके परिवार की रक्षा करने वाला भी कोई नहीं था। अगर वे होते भी तो भी वे उसके परिवार की हर समय मदद नहीं करते। यह उसके परिवार के लिए शर्मनाक होता। एंस्ली यह भी जानती थी कि चाहे कुछ भी हो जाए, सुरक्षित रहना उसकी विलासिता नहीं थी। उसे ही रक्षा करनी थी, अपने लोगों की, अपने परिवार की, सेलेनों की और शायद ये भावना भी। एंस्ली ने गॉडफादर के गंभीर चेहरे पर एक नजर डाली और अपनी हंसी नहीं रोक पाई। एक दिन मैं भी आपकी मदद करूंगा गॉडफादर, मैं आपकी रक्षा करूंगा। 0306 6:54 PM अध्याय 304 एक भव्य प्रवेश। एंस्ली ने अपने शब्द जोर से नहीं बोले क्योंकि वह अभी इतनी मजबूत नहीं है। इसलिए बच्ची ने बस मुस्कुराकर अपनी नई कला का अभ्यास जारी रखा। वह अपनी किस्मत को नियंत्रित करने के दायरे को बढ़ाती, घटाती, उसे किसी राहगीर पर फेंक देती, ऊर्जा की खपत को कम करने की कोशिश करती, इत्यादि। देखते ही देखते रात हो गई और खाना खाने के बाद बच्ची ने लाल रंग में रंगी हुई एक प्यारी राजकुमारी की पोशाक पहन ली। उस मुलायम पोशाक को हीरे और क्रिस्टल से सजाया गया था, जिससे चांदी की तितली के आकार का आई मास्क पहने बच्ची और भी अधिक मनमोहक लग रही थी। अपने छोटे बालों को राजकुमारी की तरह कल किए हुए एंस्ली माफिया की बजाय एक कुलीन महिला की तरह दिख रही थी। हालांकि चूंकि उसके लोग महंगे काले और सफेद सूट के साथ मैरून रंग के कैप पहने हुए थे, इसलिए वे अब भी एक दुर्जय माफिया परिवार की तरह दिख रहे थे। चलो चलते हैं। एंस्ली ने अपने काले बालों को झटकते हुए अपनी सफेद गाड़ी में कदम रखा। गाड़ी के सफेद बाहरी हिस्से और बच्ची की गहरे लाल रंग की पोशाक के बीच का विरोधाभास विचित्र रूप से सामंजस्यपूर्ण और सुरुचिपूर्ण लग रहा था, जिसने सभी का ध्यान आकर्षित कर लिया। होटल के पार्किंग स्थल पर रुके हुए अन्य मेहमान भी इस खूबसूरत दिखने वाले परिवार पर एक नजर डालने से खुद को रोक नहीं पाए। मालिक एक प्यारा सा बच्चा था जिसने एक छोटी सी सफेद बिल्ली को गोद में ले रखा था। अंगरक्षक सभी युवा लेकिन सक्षम थे। रथ भव्य था और रथ को खींचने वाला जानवर बेहद दुर्लभ था। क्या शानदार लाइनअप है। किसी को भी यह अंदाजा नहीं होगा कि वे स्लोन परिवार से हैं। अगर अरेथा के भाई बहनों ने उस रात एंस्ली की गाड़ी बदलने के बारे में तुरंत पूछताछ नहीं की होती तो वे उसके असली पारिवारिक पृष्ठभूमि का भी अंदाजा नहीं लगा पाते। एंस्ली के गाड़ी में प्रवेश करने के बाद बाकी लोग भी एक एक करके व्यवस्थित तरीके से गाड़ी में प्रवेश करने लगे। ये युवा पहले से ही किसी प्रशिक्षित गुप्त बल की तरह दिख रहे थे, जिससे अन्य मेहमान आश्चर्यचकित रह गए। वे लोग किसी उच्च पदस्थ माफिया परिवार से ही होंगे। भले ही गाड़ी पर परिवार का प्रतीक चिन्ह न दिखाया गया हो, लेकिन अन्य लोगों ने पहले से ही यह धारणा बना रखी थी। इस बारे में कुछ भी न जानते हुए एंस्ली और उसके साथी पार्किंग स्थल से निकल गए। पेगाकॉन ने अपने पंख फड़फड़ाए और आकाश में उड़ गए। पेगाकॉन की गति के साथ वे कुछ ही मिनटों में बिलियोस कैसीनो पहुंच सकते थे। जब गाड़ी बिलियोस कैसीनो के इलाके के ऊपर पहुंची तो वह धीरे धीरे नीचे उतरने लगी, जो देखने में भव्य और शक्तिशाली लग रही थी। फिलहाल कैसीनो का सामने का प्रांगण पूरी तरह से खचाखच भरा हुआ था। पार्किंग स्थल पर टन भर गाड़ियां और जानवर खड़े थे और भव्य वेशभूषा में सजे मेहमान लगातार अपने वाहनों से बाहर निकलते रहे। कैसीनो में ऐसे संभ्रांत लोग मौजूद थे जो 100वीं मंजिल पर होने वाली साप्ताहिक नीलामी में भाग ले सकते थे। इनमें से प्रत्येक अतिथि कम से कम एक उच्च पदस्थ माफिया परिवार के सदस्य जितना ही प्रतिष्ठित होता था। वहां पर पशु प्रशिक्षक संघ के कुछ सदस्य रंगीन वस्त्र पहने हुए दिखाई दे रहे थे, जिनकी पीठ पर उनके संघ का प्रतीक चिन्ह बना हुआ था। एक नजर में ही एक और समूह नजर आया। ये समूह मॉन्स्टर टैमर गिल्ड के मॉन्स्टर टैमर का था। हमेशा की तरह वे रंग बिरंगे दिखने वाले पशु प्रशिक्षकों की तुलना में अधिक उदास दिख रहे थे, लेकिन उनके चारों ओर एक भारी आभा भी थी। ये वे लोग हैं जो भयंकर राक्षसों के खिलाफ युद्ध के मैदान में रहने के आदी थे। लोगों का एक और समूह सामने के आंगन में दाखिल हुआ और वे किसी माफिया परिवार से होने चाहिए। केवल 2 लोगों ने ही आलीशान कपड़े पहने हुए थे, जबकि बाकी सभी ने इन दोनों का अनुसरण करते हुए काले और सफेद रंग के सूट पहने हुए थे। इस अधेड़ उम्र के पुरुष और महिला के पीछे कम से कम 10 अंगरक्षक चल रहे थे। एक बड़ा आदमी, लेकिन यह अंत नहीं था। माफिया समाज के अंदर और बाहर की अन्य ताकतें भी सामने के आंगन में इकट्ठा होने लगी। वहां सफेद वस्त्र पहने हुए रसायन शास्त्री थे, जो पवित्र और अछूत प्रतीत होते थे। ये समूह गर्व से अपना सिर ऊंचा रखता था और दूसरों को नीचा समझता था। लेकिन सभी मेहमान सभ्य और सुरुचिपूर्ण नहीं दिख रहे थे। भीड़ में कुछ ऐसे लोग भी थे जो देखने में थोड़े असभ्य लग रहे थे और नीलामी में शामिल होने वाले थे। साहसी संघ, भाड़े के सैनिक, व्यापारी, रहस्यमय दिखने वाले समंदरों का एक समूह, माफिया परिवारों से संबद्ध न होने वाला एक क्षमता उपयोगकर्ता संघ, इत्यादि। जब एंस्ली की गाड़ी अन्य हवाई वाहनों के साथ आकाश से नीचे उतरी तो पेगाकॉन की आकर्षक उपस्थिति के कारण उसने सबसे अधिक ध्यान आकर्षित किया। नीली त्वचा, सफेद पंख और हर कदम पर इंद्रधनुषी चमक के साथ पेगाकॉन सचमुच स्वर्ग के निवासी की तरह दिखते थे। जब इन 2 जानवरों द्वारा खींची गई एक शुद्ध सफेद गाड़ी नीचे उतरी तो हवा में और जमीन पर मौजूद भीड़ उसे देखने से खुद को रोक नहीं पाई, भले ही केवल एक पल के लिए ही सही। अरे वाह, एक और बड़ा आदमी। पेगाकॉन्स को तो बस एक जानवर की तरह इस्तेमाल करके अपनी गाड़ी खिंचवा रहे हैं। ये किस परिवार या ताकत के पास इतनी दौलत है? नीचे मौजूद भीड़ की पेगाकॉन्स के अवतरण पर अलग अलग प्रतिक्रियाएं थीं। कुछ लोगों ने इसके भव्य प्रवेश द्वार को देखकर थोड़ी ईर्ष्या महसूस की। कुछ अन्य लोगों ने इसे विस्मय से देखा और बाकी लोगों ने उदासीन भाव दिखाया। हालांकि कुछ लोग ये देखने के लिए उत्सुक थे कि इस तरह की गाड़ी की सवारी कौन कर सकता है। मुझे आश्चर्य है कि उस डिब्बे के अंदर कौन है। शायद वाल्टर परिवार का कोई सदस्य। अरे नहीं, वे तो पहले ही आ चुके थे। उनके साथ एक अजगर की खाल वाले घोड़े जैसा जानवर था जो उनकी गाड़ी खींच रहा था।
हम शायद अरेथा परिवार। मुझे लगता है कि वाल्टर परिवार के ठीक बाद ही यूनिकॉर्न और पेगासस वंश के जानवरों द्वारा खींची जाने वाली उनकी मैरून रंग की गाड़ी भी पहुंच गई थी। तो ये कौन है? बिलियोस कैसीनो का मालिक, 7 महान परिवारों या 7 पवित्र परिवारों में से कोई बड़ा गिल्ड लीडर। भीड़ अभी भी रथ को देख ही रही थी कि रथ का पहिया जमीन से टकराया और धीरे धीरे रुक गया। हिनहिनाहट। पेगाकॉन्स ने अपने पंख फड़फड़ाते हुए अपने अगले पैर आकाश की ओर उठा लिए, मानो वे अपने स्वामी का गाड़ी के अंदर स्वागत कर रहे हों। उसके तुरंत बाद गाड़ी का दरवाजा धीरे से खुला और लाल रंग के कपड़े पहने एक आकृति छोटे छोटे कदमों से बाहर निकली। जब भीड़ ने आखिरकार उस व्यक्ति को गाड़ी से बाहर आते देखा तो उन सभी ने ठंडी हवा अंदर खींची और फुफकारा, ये तो भगवान का बच्चा है। 0306 654 पीएम अध्याय 305 इतिहास में प्रथम। ये है भगवान का बच्चा। गॉडफादर नाम अब उतना अपरिचित नहीं रह गया था। यहाँ तक कि भीड़ में मौजूद बड़े बड़े लोगों ने भी इस नाम के बारे में सुना था, तकनीकी रूप से इसलिए क्योंकि बच्ची के पास एक विशेष शक्ति थी जो उसे गैर प्रशिक्षकों को राक्षसों से अनुबंध करने में मदद करने में सक्षम बनाती थी। कुछ लोगों ने तो ये भी तर्क दिया कि बच्ची दूसरों के लिए भी जानवरों को वश में कर सकती है, इसलिए उसे दोहरी वश में करने वाली होनी चाहिए। एंस्ली के शानदार आगमन से सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाले लोग बीस्ट टैमर गिल्ड और मॉन्स्टर टैमर गिल्ड के लोग थे। जब बच्चा टट्टू के आकार के सेलेनों पर चढ़ा तो उन सभी ने तुरंत बच्चे की ओर देखा। ईश्वर का नन्हा बच्चा, अफवाहों में दोहरी महारत हासिल करने वाला। उनकी आंखों में तुरंत आग सी जलने लगी, उनकी सांसें छोटी होती जा रही थीं। ऐसा लग रहा था मानो वे बच्चे का अपहरण करने वाले हों। दरअसल समझदार सदस्य पहले ही बच्चे के घर की ओर दौड़ पड़े थे। हमें उसे अपने संघ में भर्ती करना होगा। राजधानी में स्थित मुख्यालय की दोनों ही गिल्डों में एंस्ली को अपनी गिल्ड में शामिल होने के लिए आमंत्रित करने की तीव्र इच्छा थी, भले ही वे उसे अपनी गिल्ड से स्थायी रूप से जोड़ न सकें। एक ऐसी प्रतिभाशाली महिला को कौन नहीं चाहेगा जिसके पास दोहरी क्षमता हो, और वो उन लोगों को भी राक्षसों को वश में करने की अनुमति दे सकती है जिन्हें राक्षसों को वश में करना नहीं आता, भले ही वे खुद उन्हें वश में कर लें। इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ था। अगर वे उससे संपर्क नहीं करते और उसके साथ अच्छे संबंध नहीं बनाते तो वे अंधे होंगे। इस प्रकार एंस्ली और उसके लोग अभी कैसीनो भवन के प्रवेश द्वार तक ही पहुंचे थे कि तभी काले और रंगीन वस्त्र पहने लोगों का एक समूह उनकी ओर दौड़ पड़ा। उनके चेहरे शर्म से लाल हो रहे थे और उनकी उड़ी इधर-उधर बिखरी पड़ी थी। कुछ मिनट पहले तक वे जिस गरिमा और गौरव का प्रदर्शन कर रहे थे, उसका नामो निशान भी गायब था। कृपया प्रतीक्षा करें, हे नन्हे मुन्ने। मैं राक्षस प्रशिक्षक संघ के युवा विभाग का नेता हूँ। काले वस्त्र पहने लोगों में से एक ने सेलेनो के सामने दौड़ते हुए अपनी पूरी ताकत से चिल्लाया और अपने शरीर से पवित्र जानवर को रोक दिया। आओ! सेलेनो अचानक चलना बंद कर दिया और उसके अचानक रुकने से हवा में धूल उड़ गई, साथ ही तीखी खरोंच जैसी आवाजें भी सुनाई दी। सेलेनो के नुकीले पंजों ने कैसीनो के सामने वाले आंगन में गहरे निशान बना दिए, जिससे पंजे का एक स्पष्ट निशान दिखाई देने लगा। एंस्ली ने अचानक चीख मारी। उसका सिर बिल्ली के सिर से टकरा गया, जिससे वह सेलेनो की पीठ से लगभग गिर ही गई थी। भगवान का शुक्र है कि उसने खुद को बचाने के लिए तुरंत अपनी भाग्य क्षमता को सक्रिय कर लिया और सेलेनो की पीठ पर टिके रहने के लिए अपने भाग्य पर भरोसा किया। जेवोन और बाकी लोग घबराए हुए चेहरों के साथ पहले ही एंस्ली के पास दौड़ पड़े थे। उसकी हालत देखने ही वाले थे कि तभी बच्ची ने अपना सिर हिला दिया। मैं ठीक हूँ, बस थोड़ा सा हैरान हूँ। बच्ची ने अपना लाल हुआ माथा रगड़ते हुए धीरे से कहा। उसने हाथ हिलाकर अपने लोगों को पीछे हटने का इशारा किया और फिर अपनी निगाहें उन लोगों की ओर घुमाई जिन्होंने इतनी बेशर्मी से उसका रास्ता रोक रखा था। और ये व्यक्ति कौन है? एंस्ली की क्रोधित निगाहों को भांपते हुए उस व्यक्ति ने अवचेतन रूप से अपनी गर्दन सिकोड़ ली। यद्यपि वह बच्चे से 15 वर्ष बड़ा था और जेवोन के बराबर उम्र का था, फिर भी उसे उस शैतान जैसे दिखने वाले बच्चे से एक अजीब सा डर सता रहा था। मिस गॉडफादर, मेरा नाम बेंटली है। क्या मैं आपसे बात कर सकता हूँ? मुझे माफ करना, मैंने आपको अचानक रोक दिया। मैं राक्षस प्रशिक्षक संघ के युवा वर्ग का नेता वास्तव में अंतर्मुखी था, इसलिए जब वह अपनी सामान्य गतिविधियों से हटकर कुछ करता तो उसे बहुत पसीना आने लगता था। उस युवक को पहले से ही पेशाब करने की इच्छा हो रही थी। धत तेरे की, क्या कहूँ, लगता है वो नन्ही परी मुझसे नाराज है कि मैं उसके सामने कूद पड़ी, लेकिन उससे बात करने का यही सबसे अच्छा मौका है। नेता ने कांपते हुए अपने पसीने को पोंछा। उसी समय उसके साथी भी उसके पीछे आ पहुंचे। एक नीरस चोगा पहने हुए 4-5 लोग अजीब तरह से एंस्ली को देख रहे थे, जो न तो बहुत लंबी थी और न ही बहुत छोटी, सेलेनो के टट्टू जैसे शरीर के कारण। नेता, आपने क्या किया? अगर आपने उस नन्हे बच्चे को नाराज कर दिया तो क्या होगा? युवक के पीछे खड़े लोगों में से एक ने उसकी आस्तीन खींची। उसकी कोमल आवाज से लग रहा था कि वह एक युवती है। हम उस नन्हे बच्चे को जानवरों को वश में करने वाले गिरोह के उन कमीनों के हाथों नहीं खो सकते। नेताजी, चलिए माफी मांगते हैं। दूसरे ने आगे बढ़कर अपने नेता से कुछ करने का आग्रह किया। ये स्पष्ट था कि बच्ची नाखुश थी। उसकी लाल लाल आंखें उन्हें ऐसे घूर रही थी मानो वे तिलचिट्टे हो या कुछ और। नेता को भी पता था कि क्या हो रहा है, इसलिए उसने जल्दी से गहरी सांस ली और एंस्ली के सामने झुककर प्रणाम किया, जो सेलेनो की पीठ पर सिर ऊंचा करके बैठी थी। खैर, मेरा इरादा आपको परेशान करने का नहीं था, महोदया, लेकिन युवक बार-बार बच्चे के पीछे खड़े एंस्ली, सेलेनो और जेवोन की ओर देख रहा था। वो लगातार अपने पसीने से तर माथे को पोंछ रहा था। इतने अंतर्मुखी स्वभाव वाले व्यक्ति को मॉन्स्टर टैमर गिल्ड के युवा वर्ग का नेता देखकर एंस्ली कुछ हद तक अवाक रह गई। मुझे लगा था कि नेता वह होना चाहिए जो बोलने में माहिर हो। शायद इस आदमी को इसलिए चुना गया क्योंकि वह राक्षसों को वश में करने में उत्कृष्ट है। एंस्ली ने उस युवक को देखा जो अपनी पूरी कोशिश कर रहा था, उससे माफी मांग रहा था और इधर-उधर की बातें कर रहा था। अचानक उसे उस पर गुस्सा नहीं आ रहा था। ऐसा आदमी क्यूसेली जैसा दिखता था, है ना? एंस्ली ने पीछे मुड़कर अपने लोगों को देखा और उसे शर्मीली क्यूसेली दिखी। दरअसल दोनों में कुछ समानताएं थीं। इस प्रकार एंस्ली ने एक लंबी आह भरी और अपनी हथेली उठाकर उस अंतर्मुखी व्यक्ति के भाषण को रोक दिया। ठीक है, बस करो मिस्टर बेंटली, मैं तुम्हारी माफी स्वीकार करती हूँ और मैं समझती हूँ कि तुम क्या कहना चाहती हो। बच्ची ने बेंटली को शांत निगाहों से देखा, हालांकि वह परिपक्व होने के बजाय प्यारी लग रही थी। मुझे ये कहते हुए खेद हो रहा है कि मेरा किसी भी गिल्ड में शामिल होने का कोई इरादा नहीं है, लेकिन मैं अपना मॉन्स्टर टैमिल लाइसेंस प्राप्त करने के लिए मॉन्स्टर टैमिल हेडक्वार्टर गिल्ड का दौरा करूंगा। एंस्ली को अभी अपने उस लाइसेंस की याद आई जिसकी उसे जरूरत पड़ सकती है अगर वह प्रशिक्षक के रूप में जीवित राक्षसों को बेचना शुरू करना चाहती है। ठीक है, एजेंडा में राक्षस प्रशिक्षक संघ का दौरा जोड़ दिया गया है। 0306 655 पीएम अध्याय 306 एक दोहरी क्षमता वाला बच्चा। एंस्ली इतनी बेशर्म थी कि वह खुद को राक्षस प्रशिक्षक समझती थी। भले ही वह असल में कोई राक्षस प्रशिक्षक न हो, लेकिन अगर वो किसी राक्षस को वश में कर सकती है तो अप्रत्यक्ष रूप से वह भी राक्षस प्रशिक्षकों में से एक है ना? और लीजिए, एक बार फिर से वह ऐसी क्षमता होने का दिखावा कर रही है जो उसके पास वास्तव में नहीं थी। जब एंस्ली को यह एहसास हुआ कि वह एक नकली राक्षस प्रशिक्षक या पशु प्रशिक्षक बनने वाली है, तो वह लगभग अपनी जीभ ही काट बैठी। मैंने तो अपनी जादूगरनी वाली क्षमता और भविष्य बताने वाले सपने का झूठा दावा कर लिया था। मैं कितनी बड़ी झूठी हूँ। हालांकि बच्ची ने बाहर कोई भावना नहीं दिखाई। उसने बेंटली को देखकर बस प्यारी सी मुस्कान दी और सिर हिलाया। जब समय आएगा और मैं आपके गिल्ड में आऊंगा तो मैं आपसे संपर्क करूंगा, श्रीमान बेन।
कृपया मुझे अपना फोन नंबर दीजिए। एंसली ने बेंटली की ओर देखते हुए अपना छोटा सा हाथ बढ़ाया, मानो वह उसका फोन नंबर याद रखने के लिए तैयार हो। वह फिलहाल जेवोन का फोन उधार लेकर उस आदमी का नंबर नोट कर सकती थी क्योंकि वह अपना मोबाइल फोन नहीं लाई थी। ओह, उसके पास तो कुछ भी नहीं था। एंसली को उम्मीद थी कि बेंटली खुशी से उछल पड़ेगी और उसने जल्दी से उसे धन्यवाद कहा। हालांकि उसे यह एहसास नहीं था कि बेंटली हमेशा अपनी हर हरकत से दूसरों को मोहित करने की आदी थी। इसलिए जब उसने बेंटली से बात की तो उसकी पुरानी आदत फिर से जाग उठी और उसकी मुस्कान में एक घातक आकर्षण था। बेंटली का दिल इतनी प्यारी सी बच्ची की बातें सहन नहीं कर सका और वो तुरंत बेहोश हो गया। ब्रुग, वो व्यक्ति जमीन पर गिर पड़ा, उसकी आंखें हल्की गुलाबी हो गईं। उसकी सांसें भारी हो गईं और ऐसा लग रहा था जैसे उसे दिल का दौरा पड़ने वाला हो। एक देवदूत ने मुझसे बात की। माँ, मुझे शादी करनी है और बच्चा पैदा करना है। मैं चाहती हूँ कि मेरा बच्चा इस देवदूत की तरह प्यारा हो। बेंटली खुशी से झूम रहा था जबकि उसके साथी खुशी से उछल पड़े। नेता, हे भगवान, नेता, संभल कर रहो, धिक्कार है, ये सब क्या हो रहा है? नेता, नेता, जाग जाओ। राक्षस को वश में करने वाले समूह में अफरा तफरी मच गई और देखने वालों को समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहें। ये तो बड़े ही अनोखे प्राणी हैं, है ना? राक्षस प्रशिक्षक। बेहोश पड़े बेंटले को देखकर केवल एंसली को ही थोड़ा सा अपराधबोध महसूस हुआ। माफ कीजिए अंकल, मुझे लगा कि मैंने अनजाने में ही आप पर अपना प्यारा सा आकर्षण डाल दिया और यह सब गॉडफादर के प्रशिक्षण की बदौलत है। एंसली को समझ नहीं आ रहा था कि रोए या न रोए। अंत में बेंटली के पीछे खड़े गिल्ड के सदस्यों में से एक ने बेहोश नेता को ले जाने से पहले एंसली को बेंटली का निजी संपर्क नंबर दे दिया। वैसे भी एंसली इसे इतनी महत्वपूर्ण बात नहीं मानती थी। इस प्रकार उसने संपर्क जानकारी जेवोन को दे दी। उसे यह नहीं पता था कि फोन नंबर टाइप करते समय वो युवक पहले से ही कांप रहा था। धिक्कार है उस बेंटली जोस पर, एक अत्यंत प्रतिभाशाली राक्षस प्रशिक्षक जो गॉडलिफ देश में राक्षस प्रशिक्षक संघ के युवा विभाग का वर्तमान नेता है। वो तो बड़ा आदमी है, ठीक है। उसने पहले ही एक ऐसे राक्षस से अनुबंध कर लिया है जिसका दर्जा उच्च स्तरीय राक्षसों से भी कहीं अधिक है। वो पवित्र प्राणी के बराबर होना चाहिए, जो पवित्र प्राणी के बाद दूसरे स्थान पर आता है। बेंटले अपने अजीबोगरीब व्यक्तित्व के बावजूद मॉन्स्टर टैमर गिल्ड का एक बहुत ही महत्वपूर्ण किरदार है। राक्षसों को वश में करने वाले प्रतिभाशाली बच्चों में से एक। जेवोन ने बेंटली और उसकी उपलब्धियों के बारे में बहुत कुछ सुना था। वह उस व्यक्ति को बहुत सम्मान की नजर से देखता था और उससे मिलने का मौका चाहता था। हालांकि जेवोन स्लोन परिवार के लिए काम करता था, इसलिए बेंटली से मिलना काफी मुश्किल था। किसने सोचा होगा कि बेंटली उनकी युवा प्रेमिका के पास दौड़कर आएगा और उसे राक्षस प्रशिक्षक संघ में शामिल होने का प्रस्ताव भी देगा। ये नन्ही बच्ची इस साल सिर्फ 3 साल की है, फिर भी वो पहले से ही राक्षस वशीकरण संघ के प्रसिद्ध प्रतिभाशाली बेंटले के संपर्क में है। यहाँ तक कि 13 साल की उम्र में ही प्रतिभाशाली राक्षस प्रशिक्षक असाइल भी बेंटली से मिलने की ख्वाहिश रखता था। अपने पारिवारिक संबंधों के बावजूद वह राक्षस प्रशिक्षक संघ के सामने ज्यादा घमंड नहीं कर सकता था। आखिरकार वो संघ पूरी दुनिया में फैला हुआ था और गॉडलिफ देश में स्थित संघ उस पूरे संगठन का एक छोटा सा हिस्सा मात्र था। उनसे छेड़छाड़ नहीं की जा सकती थी। अगर असाइल को पता चलता कि बेंटली ने खुद एंसली को भर्ती करने की कोशिश की थी और उसे अस्वीकार कर दिया गया था, तो शायद वह ईर्ष्या से मर ही जाता। अरेथा परिवार के दूसरे मुखिया को भी यह सौभाग्य प्राप्त नहीं था। लेकिन झटका यही खत्म नहीं हुआ। इस बार पशु प्रशिक्षक संघ के सदस्य भी एंसली से मिलने आए। उन्होंने उससे बात की और पूछा कि क्या वह जानवरों को भी वश में कर सकती है। जब बच्चे ने उनके अनुबंधित जानवरों में से एक के सिर पर हाथ फेरा और जानवर ने बच्चे के साथ अंतरंगता का व्यवहार किया, तभी यह समूह आश्वस्त हुआ। अद्भुत, सचमुच अद्भुत। मेरे जंगली नीले ज्वाला वाले भेड़िए को बिना मेरी मदद के अपने वश में कर लेना। तुम सचमुच एक जीनियस हो। पशु प्रशिक्षक संघ के युवा दल के नेता ने एंसली के कारनामों पर आश्चर्य व्यक्त किया। वह एंसली को निहारते हुए नजर आ रहा है, उसकी आंखों में चमक है। ये लीजिए, मेरा संपर्क नंबर ले लीजिए। अगर आप भी हमारे गिल्ड में आकर अपना पशु प्रशिक्षक लाइसेंस लेना चाहें तो मुझे बहुत खुशी होगी। और चिंता मत कीजिए, हम आपको सदस्य बनने के लिए मजबूर नहीं करेंगे। डाल्टन नाम के उस युवक ने उत्साहपूर्वक एंसली को अपना फोन नंबर दिया और यहाँ तक कि उसे पशु प्रशिक्षक संघ के बुजुर्गों की संपर्क जानकारी भी प्रदान की। वह दोहरी प्रशिक्षण क्षमता वाली इस बच्ची से संपर्क करने के लिए पूरी तरह से दृढ़ संकल्पित है, भले ही वे उसे अपने संघ में शामिल होने के लिए मजबूर न कर सकें। धन्यवाद मिस्टर डाल्टन। आइंसली ने एक बार फिर उस युवक को देखकर मुस्कुराते हुए बिजनेस कार्ड जेवोन की ओर फेंक दिया। बेशक इस बार बच्ची ने अपनी आकर्षण क्षमता को सीमित कर लिया था, लेकिन उसकी स्वाभाविक मासूमियत ने फिर भी इन पशु प्रशिक्षकों पर कई तीर चला दिए। धिक्कार है, ये बच्ची तो कुछ भी न करे तब भी हमारे गिल्ड की शुभंकर बन सकती है। और तो और इसमें एक अद्भुत प्रतिभा भी है। हे भगवान, डाल्टन के पीछे खड़े पशु प्रशिक्षकों ने शर्म से अपना सिर नीचे कर लिया। आखिरकार वे बच्ची का अपहरण करने और उसे अपने संघ के बुजुर्गों के पास ले जाने के करीब पहुंच चुके हैं। इतना खतरनाक। 0306 6:55 PM अध्याय 307 मिस गॉटोरला हॉल में प्रवेश कर रही हैं। ठीक है डाल्टन, धन्यवाद। मैं बाद में तुम्हारे गिल्ड में भी आऊंगी। जानवरों को वश में करने वाले समूह के जाने से पहले एंसली ने डाल्टन से वादा किया। महज 15 मिनट में ही एंसली ने माफिया समाज से जुड़े और माफिया समाज से बाहर के 2 बड़े लोगों से संपर्क स्थापित कर लिया। गॉडफादर की आत्मा ने ये सब किनारे से देखा और उसके चेहरे पर मुस्कान खिल उठी। बहुत बढ़िया, जाओ और जितना हो सके उतने लोगों का समर्थन जुटाओ। मेरी तरह मूर्ख और अहंकारी मत बनो जो दूसरी ताकतों से दोस्ती करने से इनकार करता है। गॉडफादर ने गर्व भरी नजरों से एंसली को देखा। ऐसा लग रहा था मानो वह अपने प्रिय शिष्य को खुद से आगे निकलने के संकेत देते हुए देख रहे हों। गॉडफादर को भावुक होते हुए न देखते हुए एंसली अपने प्यारे से छोटे वाहन सेलिनो को साथ लेकर कैसीनो में दाखिल हुई। चूंकि बच्ची ने 99वीं मंजिल को पार कर लिया था और उस प्रतिष्ठित हॉल में अपना नाम भी कमा लिया था, इसलिए उसे तुरंत 100वीं मंजिल में प्रवेश करने की अनुमति मिल गई। आमतौर पर केवल उच्च श्रेणी के माफिया परिवार और उनसे ऊपर के समूह तथा उन परिवारों के समकक्ष अन्य ताकतें ही 100वीं मंजिल में प्रवेश कर सकती थीं। हालांकि एंसली का नाम उस प्रतिष्ठित हॉल में दर्ज किया गया था, जिससे उन्हें कैसीनो टावर की आखिरी मंजिल में प्रवेश करने का अधिकार मिल गया। स्वागत है गॉडटोडलर। 100वीं मंजिल के प्रवेश द्वार पर तैनात कर्मचारियों ने तुरंत एंसली को झुककर प्रणाम किया, जिसके हाथ में छोटे आकार का सेलिनो था। मिस गॉडटोडलर, साप्ताहिक नीलामी शुरू होने में अभी भी 1 घंटा बाकी है। आप पहले 100वीं मंजिल पर घूम सकती हैं। शानदार सुनहरे सूट पहने कर्मचारी एंसली को 100वीं मंजिल पर ले गए। ये सेवक आपका मार्गदर्शन करेगा, नन्ही देवी। स्टाफ ने स्वेच्छा से उसका गाइड बनने की पेशकश भी की क्योंकि यह पहली बार था जब एंसली 100वीं मंजिल पर दाखिल हुई थी। हम शुक्रिया। एंसली ने युवा कर्मचारी के पीछे चलते हुए लापरवाही से सिर हिलाकर कर्मचारियों को अभिवादन किया। जेवोन और बाकी लोग एंसली के पीछे पीछे गंभीर भाव से चल रहे थे। उन्हें डर था कि कहीं वे उसे खो न दें। जब वे चारों ओर घूम रहे थे तब एंसली अंततः 100वीं मंजिल के आंतरिक डिजाइन को देख सकी, जो स्पष्ट रूप से अन्य मंजिलों की तुलना में कहीं बेहतर था। फर्श अब संगमरमर का नहीं बल्कि चमकदार क्रिस्टलों का बना हुआ था। यह इतना चमकदार और चिकना था कि इस पर किसी का चेहरा प्रतिबिंबित हो सकता था। फर्श एक विशाल दर्पण जैसा दिखता था और मेहमानों को ऐसा महसूस होता था मानो वे किसी जमी हुई झील या ऐसी ही किसी जगह पर व्यापार कर रहे हों। वहां इस्तेमाल किए गए खंभे शुद्ध हीरो से बने थे। इसने पहले से ही भव्य इमारत में और भी दिव्य आभा जोड़ दी।
ऐसा लगेगा मानो सचमुच स्वर्ग में आ गए हों। सौभाग्यवश कर्मचारियों ने यहाँ देवदूतों जैसी वेशभूषा का प्रयोग नहीं किया, अन्यथा वे मेहमानों को भ्रमित कर देते। एंसली ने विस्मय से अपनी जीभ चटकाते हुए ऊपर छत की ओर देखा। छत शुद्ध सोने की बनी थी, जिसमें जगह जगह हीरे जड़े हुए थे। यह मानव निर्मित स्वर्ग के लिए एक सुनहरे आकाश का काम करती थी। बुरा नहीं, बुरा नहीं। बिलियोस कैसीनो से यही उम्मीद थी। एंसली ने मन ही मन सिर हिलाया। उसे थोड़ा गर्व महसूस हो रहा था कि आखिरकार वह इस जगह में प्रवेश कर पाई है। लेकिन जब लड़की उन भावनाओं में डूबी हुई थी, तभी अचानक कर्मचारियों ने मुड़कर उससे पूछा, मिस गॉडटोरला, आपका वर्चुअल मैप भी अपडेट हो जाना चाहिए था, है ना? युवा कर्मचारी के चेहरे पर विनम्र मुस्कान थी। एंसली ने सिर हिलाने से पहले थोड़ी देर रुककर कहा, हम। हाँ, मुझे लगता है। बच्ची ने अपना सिर झुकाया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उस युवक ने ऐसा क्यों पूछा। एंसली के भ्रमित चेहरे को देखकर युवक ने हंसते हुए समझाया, अच्छा, बढ़िया। आप नक्शे में देख सकते हैं कि 100वीं मंजिल पर ज्वागर नहीं है, लेकिन हमारे पास नीलामी हॉल, विदेशी वस्तुओं का बाजार, एक 5 सितारा रेस्तरां आदि हैं। स्टाफ एंसली को 5 सितारा रेस्तरां, विदेशी वस्तुओं के बाजार और अंत में नीलामी हॉल का दौरा कराने के लिए ले गया। दरअसल इस स्थल पर विशिष्ट अतिथियों के लिए आराम करने और अन्य अतिथियों से बातचीत करने के लिए निजी कमरे भी उपलब्ध कराए गए थे। जैसे जैसे एंसली प्रत्येक सुविधा केंद्र का दौरा करती गई, वह कर्मचारियों द्वारा दी गई व्याख्या पर सिर हिलाती रही। जब बच्ची एक अनोखे सामानों के बाजार में रुकी, तो उसने देखा कि वहां तरह तरह के राक्षसी अंगों और जीवित जानवरों को बेचा जा रहा था। उन्होंने तो रसायन शास्त्रियों के एक समूह को बाजार के अंदर एक छोटी सी दुकान भी बना रखी थी। वे औषधियां बेचते थे। बेशक मेहमान वहां आसानी से चीजें नहीं बेच सकते थे, लेकिन अगर मेहमान डॉलर या ऊर्जा क्रिस्टल से भुगतान नहीं करना चाहते थे, तो यहाँ के व्यापारी वस्तु विनिमय स्वीकार करते थे। एंसली ने कुछ ऐसी चीजों पर ध्यान दिया जो उसे दिलचस्प लगी, और अगर उसके पास उन्हें खरीदने के लिए पैसे होते, तो वह उन्हें खरीद लेती। अगर पैसे नहीं होते, तो बच्ची बस उस चीज का नाम लिख लेती और उसे नजरअंदाज कर देती। पन्ना रंग की सांस वाली घास का एक डंठल, फिरोजी रंग का समुद्री जल का खोल, कैनाइन वायलेट फूल, विशैला ज्वाला बीज। ये सूची और भी लंबी है। ये सभी चीजें एलियाना, जेवोन, सेलेनो और एंसली के गुट के अन्य लोगों के लिए फायदेमंद थी। इसलिए एंसली ने बिना किसी झिझक के ये चीजें प्राप्त की और उन्हें अपने लोगों को दे दिया। एंसली द्वारा सामान खरीदने में काफी पैसा खर्च करने के बाद अंततः कर्मचारियों ने उसे नीलामी हॉल में ले जाया। नीलामी शुरू होने में अभी भी 30 मिनट बाकी थे, और इस बीच नीलामी हॉल में मौजूद मेहमान आमतौर पर अपने परिचितों के पास जाकर उनका अभिवादन करते थे। नीलामी शुरू होने से पहले नीलामी हॉल एक छोटे से सामाजिक समारोह में बदल जाता था। इधर आइए, महोदया। कर्मचारी एक बड़े दरवाजे के सामने रुक गए। एंसली और उनके लोग भी रुक गए। उन्होंने सहज रूप से ऊपर देखा और उन्हें 5 मीटर लंबा सुनहरा दरवाजा दिखाई दिया, जिस पर बिलियोस परिवार का प्रतीक चिन्ह बना हुआ था। एक खूनी लाल बाज जिसकी चोंच आकाश की ओर इशारा कर रही थी। उसके पंख इतने चौड़े फैले हुए थे मानो वह आकाश और पृथ्वी को ढकने की कोशिश कर रहा हो। इतने भव्य प्रदर्शन को देखकर एंसली की सांसें थम गईं। वाह, कितना शानदार है। एंसली अभी भी चौड़ी आंखों से सुनहरे दरवाजे को देख रही थी, तभी वहां तैनात गार्डों ने अचानक उसे एक गंभीर सलामी दी और अपनी पूरी ताकत से चिल्लाने लगे, मिस गॉडटोरला हॉल में प्रवेश कर रही हैं। डॉट 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 फक 0306 6:55 PM अध्याय 308 मैं मर चुका हूँ। जब गार्डों ने इस तरह उसके आने की घोषणा की, तो एंसली शर्म से लगभग मर ही गई। बच्ची का चेहरा पहरेदारों को घूरते हुए लाल हो गया। आप लोगों को इतनी जोर से घोषणा करने की क्या जरूरत है? क्या इससे हॉल में मौजूद अन्य लोगों को मेरी उपस्थिति का पता नहीं चलेगा? एंसली को यह नहीं पता था कि यह एक परंपरा थी। नीलामी हॉल में प्रवेश करने वाले मेहमानों के आने की सूचना गार्ड हमेशा देते थे। मेहमानों को प्रसन्न करने के लिए ये सम्मान का एक तरीका था। बेशक बिलियोस कैसीनो के मालिक जैक ने ही यह विचार दिया था। खैर, उन्हें इस तरह के अभिवादन से छूट प्राप्त है। आखिरकार वो युवक नीलामी हॉल के पिछले दरवाजे से अंदर आया था, न कि सामने के प्रवेश द्वार से। एंसली को इस बारे में कुछ भी पता नहीं था और उसने मन ही मन उस व्यक्ति को कोसा जिसने द्वारपालों को यह मूर्खतापूर्ण विचार दिया था। जैसे ही उसने अपराधी की 18 पीढ़ियों को कोसना शुरू किया, दरवाजा एक भारी चरमराहट की आवाज के साथ खुला, लेकिन इससे केवल इतना ही स्थान बना कि समूह एक साथ अंदर जा सके। जैसे ही एंसली ने हॉल में कदम रखा, सबसे पहली चीज जो उसने देखी वह भव्य मंच था जहां नीलामी आयोजित की जानी थी। इसके बाद हॉल के अधिकांश हिस्से को ढकते हुए करीने से सजी हुई लाल कुर्सियों की एक कतार थी। इस हॉल में कम से कम 500 लोग बैठ सकते हैं। हालांकि दूसरी मंजिल और अन्य निजी कमरे भी थे जहां से पूरी नीलामी ऊपर से देखी जा सकती थी। बेशक वहां केवल वाल्टर या रेथा परिवार के सदस्य ही प्रवेश कर सकते थे। जिन जुआरियों का नाम इस सम्मानित हॉल में दर्ज था, वे भी इन कमरों में से एक पर कब्जा कर सकते थे, लेकिन वे नीलामी मंच से सबसे दूर होते थे। एंसली भी इन्हीं कमरों में से एक में ठहरेंगे, जबकि 7 महान पवित्र परिवारों के सदस्य मंच के सबसे नजदीक स्थित निजी कमरों में से एक में ठहरेंगे। कर्मचारियों ने उसे पहले ही इस बारे में बता दिया था, इसलिए बच्ची रास्ता नहीं भटकी। उसने कर्मचारियों को सिर हिलाकर अभिवादन किया और धीरे धीरे विशाल हॉल में प्रवेश किया। अंदर मेहमान पहले से ही बैठे हुए थे या सीटों के आसपास खड़े होकर एक दूसरे से बातें कर रहे थे। वे हॉल में घूमते समय हाथ में शराब का गिलास लिए रहते थे और अपने साथी बड़े लोगों से मेलजोल बढ़ाते थे। कुछ सेकंड पहले जब द्वारपालों ने एंसली का नाम घोषित किया, तो इन लोगों ने तुरंत अपनी निगाहें दरवाजे की ओर घुमा ली। उन सभी ने अपने शराब के गिलास को कसकर पकड़ रखा था और चमकती आंखों से बंद दरवाजे को देख रहे थे। गॉडटोरला अफवाहों के अनुसार ये दोहरी क्षमता वाला व्यक्ति है और गैर राक्षस प्रशिक्षकों को राक्षस को वश में करने में मदद कर सकता है। मेहमान मूर्ख नहीं थे। वे भले ही उच्च कोटि के परिवार से थे और उनमें गर्व की गहरी भावना थी, लेकिन उनमें से कोई भी इतना मूर्ख नहीं होगा कि ऐसे अनमोल खजाने को नजरअंदाज कर दे। अगर वे इस पौराणिक शिशु से परिचित हो जाएं, तो उनके परिवार के सदस्य राक्षसों के झुंड से लैस हो सकते हैं। इस प्रकार विभिन्न बलों के इन बड़े अधिकारियों ने हाथ मलते हुए देखा कि एक छोटी सी लड़की अपने पीछे 7 बच्चों के साथ गेट से बाहर निकल रही है। हमेशा की तरह बच्ची का मशहूर चांदी का तितली वाला मुखौटा उसकी अनूठी पहचान थी, और उसकी गोद में मौजूद सफेद बिल्ली के बारे में अफवाह थी कि वह एक पवित्र जानवर है। कई मेहमानों का मानना था कि बच्चा 7 पवित्र परिवारों में से किसी एक परिवार से होना चाहिए, जिससे एक गलत धारणा बन गई। इसलिए जैसे ही एंसली उनकी पहुंच में आई, नीलामी हॉल की पहली मंजिल पर मौजूद मेहमान तुरंत उसकी ओर दौड़ पड़े। शुभ संध्या मिस गॉडटोरला, मैं बेला परिवार से हूँ। मिस गॉडटोरला, मैंने आपका नाम सुना है, आप असल में और भी प्यारी हैं। मिस गॉडटोरला, याद भगवान का बच्चा। मेहमान इतने उत्साहित थे कि अगर उनके साथ अंगरक्षकों ने उनके लिए दूसरी मंजिल तक जाने का रास्ता न बनाया होता तो एंसली लगभग भीड़ में दब ही जाती। बच्चे ने इन लोगों को देखकर सिर्फ सिर हिलाया और जेवोन को उनका बिजनेस कार्ड और संपर्क जानकारी स्वीकार करने के लिए कहा, लेकिन इससे ज्यादा कुछ नहीं। इस तरह वो एक रहस्यमय शख्सियत के रूप में अपनी छवि बनाए रख सकी, लेकिन साथ ही अपने संभावित ग्राहकों की संपर्क जानकारी भी एकत्र कर सकी। उसी समय जब भीड़ शोरगुल करने लगी, तो नीलामी हॉल की दूसरी मंजिल पर मौजूद बड़े बड़े लोगों ने भी उस हलचल को महसूस किया। उन सभी ने एक साथ नीचे देखा और पाया कि एक नन्हा बच्चा असभ्य चाचाओं और इश्कबाजी करने वाली चाचियों के बीच फंस गया है। वे इस बारे में बात किए बिना नहीं रह सके। देखिए श्रीमान इवान, क्या ये वही चर्चित गॉडटोरला नहीं है? माफिया परिवार से बाहर के अन्य समूहों से संबंधित एक मेहमान ने इवान की ओर देखकर हल्की सी हंसी हंस दी।
ओह ओह, तो यह इस कसिनो की उभरती हुई स्टार है ना? क्या ये सच है कि ये गैर ट्रेनर लोगों को भी राक्षसों को काबू करने में मदद कर सकती है? इवान के अलावा एक और व्यक्ति तुरंत बातचीत में शामिल हो गया। खैर, मेरे आदमियों ने देखा कि कैसे उसने खरगोश का मुखौटा पहने एक व्यक्ति को शिकारी पक्षी से संपर्क करने में मदद की। इसलिए यह असली होना चाहिए। अरे, क्या आपका मतलब उस व्यक्ति से है जो वहां खड़ा है? मेहमान ने एक ऐसे व्यक्ति की ओर इशारा किया जो एक सुरुचिपूर्ण काले और सफेद सूट में था और उसने अपने पूरे चेहरे को चांदी के खरगोश के मुखौटे से ढक रखा था। चांदी के खरगोश का मुखौटा पहने वह व्यक्ति इस समय 7 महान परिवारों और यहाँ तक कि 7 पवित्र परिवारों के बड़े-बड़े लोगों से बात कर रहा था। रसायन शास्त्रियों के संघ का मुखिया, राक्षसों को वश में करने वाले संघ का मुखिया और यहाँ तक कि जानवरों को वश में करने वाले संघ का मुखिया भी वहां मौजूद था। खरगोश का मुखौटा पहने उस आदमी के चारों ओर हर तरह के बड़े-बड़े लोग जमा थे। हालांकि इवान के चारों ओर जमा हुए इन छोटे-मोटे प्रभावशाली लोगों को यह नहीं पता था कि खरगोश वाला आदमी कौन था। जब इवान ने गॉडफादर के बारे में सुना और यह भी कि इन लोगों ने जैक का भी जिक्र किया, तो वह अपने पीछे छिपे लड़के की ओर देखने से खुद को रोक नहीं पाया। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। बस, आज तुमने अपने बाल नहीं रंगे, उस आदमी ने अपने बेटे से फुसफुसाते हुए कहा, जो अपने पिता के शरीर को ढाल बनाकर न जाने किससे खुद को बचाने में व्यस्त था। हाँ, मैंने नहीं किया पिताजी, मुझे उम्मीद नहीं थी कि एन भी नीलामी में आएगा। लड़का घबराते हुए लगभग चिल्लाया, धत तेरे की, मैं तो गया, मर गया। 0306 6:55 PM अध्याय 309। आगे एक लंबी यात्रा है। अरे बाप रे, अब क्या करें? फिनले ने अपने बालों को सहलाते हुए नीचे बच्चे को देखा, जो दूसरी मंजिल पर जाने के लिए सीढ़ियां चढ़ने वाला था। अगर उस बच्चे ने उसे कभी बिना मास्क के इस हालत में देख लिया, तो उसकी पहचान ही मिट जाएगी। इतना ही नहीं, उनके सूट की छाती की जेब पर वाल्टर परिवार का प्रतीक चिन्ह भी लगा हुआ था। ये तो सीधे सीधे ये कहने जैसा है, देखो, मैं वाल्टर परिवार का वारिस हूँ। हाँ, मैं ही हूँ, फिनले वाल्टर, वो विलक्षण प्रतिभा का धनी जो 100 साल में एक बार प्रकट होता है। जाहिर है, फिनले गुमनाम रहना चाहते थे, इसलिए जब मेहमानों ने भी उसे देखा और उसकी चापलूसी करने की कोशिश की, तब भी लड़के ने बातचीत को न्यूनतम रखा और बाकी सब अपने पिता पर छोड़ दिया। समस्या ये थी कि भले ही वह शांत स्वभाव का व्यवहार कर रहा हो, लेकिन जब वह माफिया समाज के सबसे शक्तिशाली माफिया परिवार का उत्तराधिकारी है, तो वह वास्तव में शांत स्वभाव का व्यक्ति नहीं हो सकता। अब चूंकि एंस्ली अपने निजी कमरे में जा रही थी, इसलिए वह निश्चित रूप से इस गलियारे से गुजरेगी क्योंकि सीढ़ी मंच के सबसे नजदीक वाले निजी कमरों के ठीक नीचे स्थित थी। मुख्य मंच से दूर स्थित कमरों में रहने वालों को वीवीआईपी कमरों में रहने वालों की तुलना में अधिक चलना पड़ता था। एंस्ली निश्चित रूप से इस रास्ते से गुजरेगी और वह उसे देख भी लेगी। जब फिनले ने इस संभावना के बारे में सोचा, तो आमतौर पर शांत रहने वाला लड़का तेजी से बेचैन हो गया। धिक्कार है, मैंने अरेथा बहनों पर जासूसी करने के लिए जिन आदमियों को तैनात किया था, उनका मुझसे संपर्क टूट गया है और अब मेरी पहचान उजागर होने वाली है। मैं अपने दोनों आदमियों और अपनी सबसे अच्छी दोस्त को खो नहीं सकती। फिनले ने दांत पीसते हुए तुरंत अपने पिता की ओर देखा। पिताजी, क्या मैं पहले हमारे निजी कमरे में जा सकती हूँ? मैं एन से नहीं मिलना चाहती। ओह जरूर, पिताजी यहीं इंतजार करेंगे। ओह नहीं, रुकिए। इवान ने अपनी छाती पर बने प्रतीक चिन्ह को देखा और महसूस किया कि उसे भी छिपने की जरूरत है, अन्यथा एक साधारण अमीर चाचा के रूप में उनकी पहचान भी उजागर हो जाएगी। मैं भी तुम्हारे पीछे आऊंगा बेटे, चलो चलें। इवान का चेहरा गुस्से से लाल हो गया और वह अपने लिए निर्धारित निजी कमरे की ओर दौड़ पड़ा, पीछे कई हैरान मेहमानों को छोड़कर। निजी कमरा आम कमरों जैसा ही था, लेकिन सामने का हिस्सा कांच की दीवार से बना था जिससे ध्वनि संचारित हो सकती थी। हालांकि यह एक तरफा कांच था। कांच की दीवार के बाहर खड़े लोग यह नहीं देख सकते थे कि अंदर कौन है, जबकि कमरे के अंदर बैठे लोग बाहर की हर चीज को दिन के उजाले की तरह स्पष्ट रूप से देख सकते थे। इवान और फिनले जैसे ही एंस्ली ने दूसरी मंजिल पर कदम रखा, ठीक उसी समय दौड़कर अपने निजी कमरे में चले गए। चूंकि उन दोनों का कमरा सीढ़ियों के सबसे नजदीक था, इसलिए जब वे जल्दी से कमरे में दाखिल हुए, तब भी एंस्ली को उनके आकर्षक बालों का रंग देखने को मिल गया। इसके अलावा दरवाजे पर वाल्टर परिवार का प्रतीक चिन्ह अंकित था, जो इस बात का संकेत था कि उस विशेष अतिथि कक्ष में रहने वाला व्यक्ति वाल्टर परिवार से ही था। इस दृश्य को देखकर एंस्ली ने अपनी भौहें ऊपर उठा ली। क्या ये वाल्टर परिवार के मुखिया और उनका बेटा है? उनके सुनहरे बाल वाकई बहुत आकर्षक हैं। एंस्ली ने मन ही मन सेलेनो और गॉडफादर से बात की, फिर भी उसकी आवाज थोड़ी कड़वी और ईर्ष्या से भरी हुई लग रही थी। उसने लाल आंखों से वीवीआईपी कमरे को देखा। तो ये है वाल्टर परिवार। जब मैं दूसरी मंजिल पर दाखिल हुआ तो वाल्टर परिवार के मुखिया और उनके बेटे ने मेरी तरफ देखा तक नहीं। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि उनकी नजरों में मैं अब भी बहुत महत्वहीन हूँ, है ना? एंस्ली जानती थी कि भले ही कई बड़े लोग उसकी अनोखी क्षमता के कारण उससे मेल जोल बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे, एक वीवीआईपी होने के बावजूद अरेथा और वाल्टर परिवार जैसे बड़े लोग उसकी तरफ देखते तक नहीं थे। उनके परिवार में राक्षस और पशु प्रशिक्षकों की कमी नहीं थी, तो फिर अपने गैर प्रशिक्षित सदस्यों के लिए निम्न या मध्यम स्तर के राक्षसों के एक समूह को अनुबंधित करने की क्या आवश्यकता है? एंस्ली को उनका ध्यान आकर्षित करने के लिए कम से कम एक उच्च स्तरीय राक्षस को खड़ा करना पड़ा। खैर, वीवीआईपी कमरे के पास से गुजरते हुए बच्ची ने यही सोचा था। जब एंस्ली चली गई, तो जो मेहमान पहले इवान से बात कर रहे थे, वे तुरंत एक बार फिर उसके चारों ओर जमा हो गए और उससे अच्छा संबंध बनाने की कोशिश करने लगे। मिस गॉडफादर याद। दूसरी ओर बच्ची अभी भी अचंभित थी और चुपके से वाल्टर परिवार के वीवीआईपी कमरे में झांक रही थी। जब उसने देखा कि मंच के सबसे नजदीक स्थित तीसरे कमरे के दरवाजे पर अरेथा फैमिली का प्रतीक चिन्ह बना हुआ है, तो वह एक बार फिर अपनी मुठ्ठियां भींचने से खुद को रोक नहीं पाई। मुझे नहीं पता कि दूसरे कमरे का मालिक कौन था, लेकिन तीसरे कमरे का मालिक पहले से ही अरेथा परिवार था। जबकि मैं एंस्ली को कर्मचारियों की बातें याद आ गईं और पता चला कि दूसरी मंजिल के बाएं विंग में 20वां कमरा उसी का था। कमरा बीच में स्थित था, बहुत पीछे नहीं, लेकिन मंच के बहुत करीब भी नहीं। दूसरे शब्दों में कहें तो वह एक बड़ी हस्ती होने के बावजूद औसत दर्जे की ही है। इस बारे में सोचते हुए एंस्ली ने अपने चेहरे पर एक बनावटी मुस्कान ला दी और मुट्ठी भींच ली। साथ ही वह उन मेहमानों के समूह का मनोरंजन कर रही थी जो उससे व्यापार करने की कोशिश कर रहे थे। कोई बात नहीं, मैं वैसे भी अभी भी कमजोर हूँ, लेकिन जब मैं और मजबूत हो जाऊंगी और अपने परिवार को शिखर पर ले आऊंगी, तो शायद अरेथा परिवार को भी मेरे सामने झुकना पड़ेगा। एंस्ली का लक्ष्य अपने परिवार को कम से कम बिलियस परिवार के स्तर तक लाना था। वह परिवार वाल्टर परिवार से भी अधिक प्रभावशाली था क्योंकि वह माफिया समाज के बाहर की सभी प्रकार की ताकतों से जुड़ा हुआ था। फिलहाल एंस्ली माफिया समाज में अपनी स्थिति सुधारने के प्रयास में ही फंसी हुई थी। हालांकि देर सवेर वह उस छोटे से दायरे से बाहर निकलकर अपनी ताकत का विस्तार जरूर करती। इतना ही नहीं, जिस माफिया समाज में उसे अभी ऊपर चढ़ना था, वह अभी भी गॉडलिफ देश तक ही सीमित था। उसके सामने अभी भी एक लंबा सफर बाकी था। 0306 6:56 PM अध्याय 310। मेरे बच्चे को मत छीनो। बेशक अन्य देशों का माफिया समाज अभी भी पहुंच से बाहर था, भले ही शायद वे सैन्य शक्ति के मामले में वाल्टर परिवार से अधिक दुर्जय हों, लेकिन चिंता मत करो, धीरे धीरे शुरुआत करो, छोटे छोटे कदम उठाओ, छोटे छोटे कदम। आखिर मैं भी अभी बच्चा ही हूँ और शिखर पर भी बच्चा ही रहूंगा। इसके बाद एंस्ली ने थोड़ा रहस्यमय और अभिमानी होने का दिखावा करते हुए इन बड़े लोगों की संपर्क सूचियां प्राप्त करने का प्रयास किया। बच्ची ने अपनी खुद की संपर्क जानकारी तक नहीं दी, बल्कि मेहमानों की संपर्क जानकारी अपने पास जमा कर ली, जिससे जाहिर तौर पर अधिकांश लोग बच्ची के कार्यों को लेकर चिंतित हो गए।
गॉडफादर जैसी विलक्षण प्रतिभा से परिचित होना वाकई बहुत मुश्किल है। आखिर कौन सा परिवार उसका समर्थन कर रहा है? दूसरी मंजिल पर मौजूद माफिया परिवार के एक उच्च पदस्थ सदस्य ने बड़बड़ाते हुए देखा कि एंसली ने किसी और की संपर्क जानकारी अपनी जेब में रख ली, लेकिन अपनी खुद की जानकारी उन्हें नहीं दी। इस तरह वे एंसली से संपर्क करके उसकी राक्षस वशीकरण सेवा नहीं खरीद सकते थे और उन्हें केवल बच्चे के आने का इंतजार करना पड़ सकता था। ये तो वाकई निराशाजनक है। मैंने सुना है कि वो 7 पवित्र परिवारों की उत्तराधिकारी है, लेकिन मुझे नहीं पता कि किस परिवार की। अफवाहें ये भी कहती हैं कि वो गॉडफादर की गुप्त वंशज है और उसकी अपनी एक गुप्त सेना है। एक अन्य अतिथि ने हताश बूढ़े व्यक्ति के कान में फुसफुसाकर कुछ कहा, जिससे एंसली की असली पहचान के बारे में गपशप का दौर शुरू हो गया। आखिरकार बच्चे की पृष्ठभूमि की जांच करने पर भी उन्हें उसके बारे में कुछ भी पता नहीं चल सका। ऐसा लग रहा था मानो कोई बड़ी ताकत बच्चे के पारिवारिक पृष्ठभूमि को रोक रही हो। यह जरूर बच्चे के समर्थकों में से ही कोई होगा। मेहमानों ने अनुमान लगाया कि एंसली एक एकांत प्रियकुलीन परिवार की एक अनमोल उत्तराधिकारी थी जो अनुभव प्राप्त करने और समाज में अपने संबंध बनाने के लिए राजधानी गई थी। उसका रहस्यमय परिवार ही पर्दे के पीछे से उसकी असली पहचान को छिपा रहा होगा। इसमें कोई हैरानी की बात नहीं कि बच्ची ने एक पवित्र जानवर को पालतू जानवर के रूप में रखा हो। वह निश्चित रूप से 7 पवित्र परिवारों के गुट में ही होगी, है ना? आखिरकार कई ऐसे परिवार जिनके पास एक पवित्र जानवर रक्षक के रूप में होता था, वे माफिया समाज का हिस्सा न होने पर भी 7 पवित्र परिवारों के साथ गठबंधन कर लेते थे। एंसली की पहचान को लेकर चर्चा मेहमानों के बीच चलती रही, जब तक कि ये दूसरी मंजिल पर बैठे सबसे प्रभावशाली लोगों के कानों तक भी नहीं पहुंच गई। जैक से बात कर रहे मेहमानों में से एक ने अनजाने में एंसली की ओर देखा और अपनी भौहें ऊपर उठा ली। क्या ये तुम्हारे कैसीनो का नया उभरता सितारा है, जैक? वही जिसके पास राक्षसों को वश में करने का अनूठा कौशल है। जो व्यक्ति बोल रहा था, वह वास्तव में गॉडलिफ देश में स्थित मॉन्स्टर टैमर गिल्ड का गिल्ड लीडर था। उदासी और रहस्यमय आभा लिए हुए उस बूढ़े व्यक्ति ने लाल आंखों से एंसली को देखते हुए अपने होंठ चाटे। काश हम ऐसे किसी अनोखे राक्षस प्रशिक्षक को अपनी टीम में शामिल कर सकें। हम पशु प्रशिक्षक संघ के खिलाफ जीत हासिल कर सकते हैं। हो, ऐसी अफवाह है कि उसके पास दोहरी क्षमता है। वह राक्षसों और जानवरों दोनों को वश में कर सकती है। ऐसी प्रतिभाशाली मेरे समूह में खूब जमेगी। इस बार एक और हंसमुख स्वभाव वाले बुजुर्ग व्यक्ति ने अपनी हथेलियों को रगड़ते हुए आंखों में चमक लिए एंसली को देखा। वह गॉडलिफ देश में पशु प्रशिक्षक संघ का नेता है, वही व्यक्ति जिसने गुप्त रूप से पशु प्रशिक्षक संघ के युवा विभाग के नेता डाल्टन को एंसली को उनके संघ में आने के लिए आमंत्रित करने का आदेश दिया था। जब राक्षस प्रशिक्षक संघ के नेता ने अपने प्रतिद्वंद्वी की बात सुनी, तो उसकी काली दाढ़ी लगभग जल उठी। अरे बूढ़े कुत्ते, राक्षसों को वश में करने के मामले में वह लड़की स्पष्ट रूप से अधिक प्रतिभाशाली है। उसकी अनोखी राक्षस वश में करने की क्षमता को हम जैसे राक्षस वश में करने वाले संघ द्वारा पोषित करना अधिक उपयुक्त है। हंसमुख बुजुर्ग से कद में छोटा, रहस्यमय दिखने वाला बूढ़ा व्यक्ति एंसली को निहारते हुए धीरे से गुर्राया। लड़की से मिले बिना भी उसे पहले से ही यकीन था कि वो एक विलक्षण प्रतिभा की धनी है। आखिरकार वो लड़की के शरीर के अंदर किसी भी राक्षस को वश में करने की क्षमता को महसूस नहीं कर सका, लेकिन निस्संदेह बच्ची ने राक्षसों को वश में किया और यहाँ तक कि गैर राक्षस वश में करने वालों को भी इससे संक्रमित कर दिया। क्योंकि प्रश्न में उल्लिखित व्यक्ति ठीक उसके सामने था। जी हाँ, जीवित साक्ष्य कोई और नहीं बल्कि बिलियोस परिवार के वर्तमान मुखिया जैक बिलियोस थे। इसलिए बच्चे के अंदर मौजूद राक्षस वशीकरण शक्ति को वह महसूस न कर पाने का कारण ये होना चाहिए कि वह एक विशेष शक्ति थी, एक उत्परिवर्तन या इसी तरह की कोई चीज थी। पशु प्रशिक्षक संघ के नेता को भी इस बात का एहसास हो गया, इसलिए उसने जैक की ओर देखा और मुस्कुराया। वाह क्या बात है, इतनी प्रतिभाशाली लड़की को अपने कैसीनो में खेलने के लिए कैसे राजी किया? अगर आप उससे बात कर सके तो। हम जब जैक ने अपने परिचितों को एंसली में दिलचस्पी दिखाते देखा, तो उसका दिल जोर से धड़कने लगा। वह झट से पीछे मुड़ा और उसने देखा कि बच्चा कई अन्य मेहमानों से घिरा हुआ है। गॉडफादर, वह सचमुच मेरे कैसीनो में एक उभरती हुई ज्वारी है। जैक ने अपने ढके हुए चेहरे पर एक सहज मुस्कान बिखेरी। बाहर से देखने पर वह युवक भले ही शांत दिखे, लेकिन अंदर ही अंदर वह दोनों बुजुर्गों को घूर रहा है। मेरी प्यारी सी बच्ची के लिए होड़ मत लगाओ, उसे मैंने बड़ी मुश्किलों से पाया है। वही मेरी बिलियस परिवार को अगले 100 सालों तक फलने फूलने की कुंजी है। जब दूसरे लोग एंसली की राक्षस को वश में करने की अनूठी क्षमता के कारण उस पर नजर रख रहे थे, तब जैक के पास उस बच्चे को पाने का एक बिल्कुल अलग कारण था। वह चाहता था कि बच्चे की भाग्य को बदलने की क्षमता उसके बिलियस परिवार को आने वाले वर्षों तक समृद्ध बनाए रखने में मदद करे। ओह, अगर संभव हो तो शायद उस बच्चे को बिलियस परिवार का उत्तराधिकारी बना देना चाहिए, भले ही केवल नाम के लिए ही सही। इस तरह वो बिलियस परिवार को अपना ही परिवार मानेगी और अपनी भाग्य को बदलने की क्षमता का उपयोग करके परिवार की मदद भी करेगी। जैक ने पहले ही एंसली को अपने साथ अपहरण करने की योजना बना ली थी, इसलिए जब उसने देखा कि ये बूढ़े लोग बच्ची को भी अपने साथ शामिल करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वह रूठने से खुद को रोक नहीं पाया। तुम लोग मेरे बच्चे को छीनना चाहते हो?